वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। हम लोग स्टडी कर रहे थे सेलुलर रेस्पिरेशन। और सेलुलर रेस्पिरेशन में जैसे कि मैंने बताया था कि तीन मेजर इवेंट्स होता है। पहला इवेंट क्या था? ग्लाइकोलाइसिस। दूसरा मेजर इवेंट क्या था? क्रेब्स साइकिल। और तीसरा मेजर इवेंट क्या था? हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जिसमें आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, तो ये तीन मेजर इवेंट्स था सेलुलर रेस्पिरेशन में। तो याद रखना, हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन का सबसे पहला इवेंट जो है, मेन इवेंट या मेजर इवेंट बोल सकते हैं, जिसका नाम है ग्लाइकोलाइसिस, वो हम लोगों ने कंप्लीटली स्टडी कर लिया। काफी डिटेल में हम लोगों ने स्टडी किया। ठीक है, आप देखिएगा जो सीरीज ऑफ लेक्चर्स आप देखिएगा, आपको सारा कुछ समझ में आएगा। अब उसके बाद मैं कंटिन्यूएशन में जा रहा हूँ कि ग्लाइकोलाइसिस हो गया तो उसके बाद क्या होगा। ठीक है, तो वो मैं बताने जा रहा हूँ, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? फेट ऑफ पायरुविक एसिड। ये फेट ऑफ पायरुविक एसिड क्यों हम लोग बोल रहे हैं? ठीक है, क्या होता है पायरुविक एसिड का फेट, वो हम लोग आज देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। ठीक है, फेट का मतलब हो गया कि फ्यूचर। फ्यूचर का मतलब हो गया कि पायरुविक एसिड जो ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे बन रहा है, उसका क्या फ्यूचर होगा, या हम लोग बोलेंगे क्या फेट होगा। ठीक है, वही हम लोगों को देखना है आज, कंप्लीट डिटेल में स्टडी करना है हम लोगों को। ठीक है, तो देखो मैं इसको दूसरे तरीके से समझाता हूँ, बहुत आसान है। सारा का सारा जो भी यहाँ पर कॉन्सेप्ट है ना, वो एक दूसरे से लिंक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम लोग क्या जानते हैं, ध्यान से देखना, बहुत आसान है। देखो हम लोग देख रहे थे सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है, हम लोग क्या देख रहे थे? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। देखना, समझना, बहुत आसान है। इसमें क्या हुआ था, याद करो। सेल्यूलर रेस्पिरेशन में क्या हुआ था? हम लोग बोलेंगे जो फूड मॉलिक्यूल था, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे? ग्लूकोज बोल रहे थे। और ये क्या था? हम लोग बोलेंगे मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट था। क्यों था? मैंने बताया है, ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट था। ठीक है, ये हम लोग बोलेंगे इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा था, या हम लोग बोलेंगे इस ग्लूकोज का क्या हो रहा था? हम लोग बोलेंगे ब्रेक डाउन हो रहा था। ठीक है, और ये ग्लूकोज टूट रहा था, हम लोग बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड इससे मिल रहा था, और हम लोग बोलेंगे इससे क्या मिल रहा था? वाटर मॉलिक्यूल मिल रहा था। और अल्टीमेटली क्या बन रहा था? हम लोग बोलेंगे एनर्जी बन रहा था। किस फॉर्म में? हम लोग बोलेंगे इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? सेल्यूलर रेस्पिरेशन, क्योंकि ये प्रोसेस सेल के अंदर चलता है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है, ये प्रोसेस दिख इतना आसान रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में इतना आसान है नहीं। तो सेलुलर रेस्पिरेशन होने के लिए, मतलब ग्लूकोज मतलब फूड से एनर्जी बनने तक के लिए हम लोग बोलेंगे, या सेलुलर रेस्पिरेशन होने के लिए हम लोग बोलेंगे, तीन मेजर इवेंट्स होना पड़ेगा। ये मैंने बताया था। सबसे पहला जो इवेंट है, मेजर इवेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, दूसरा जो मेजर इवेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दूसरा जो मेजर इवेंट है उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? क्रेब्स साइकिल। ठीक है, या टीसीए साइकिल भी बोलते हैं। और तीसरा जो मेजर इवेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, जिसका पार्ट होता है क्या चीज? हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, या एटीसी, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, इसका मतलब देखो ध्यान से, ये फूड मतलब क्या? ग्लूकोज, यहां से ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस होगा। ठीक है, उसके बाद मतलब पहला मेन इवेंट होगा, उसके बाद दूसरा मेन इवेंट होगा। ठीक है, क्रेब्स साइकिल चलेगा, उसके बाद ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा, ये तीसरा मेन इवेंट है। तब जाके क्या बनेगा? हम लोग बोलेंगे एटीपी बनेगा। बताने का क्या मतलब हुआ? बताने का ये मतलब हुआ कि यहां से स्टार्ट हुआ था, देख सकते हैं, ग्लूकोज। ठीक है, और अल्टीमेटली देखो ध्यान से, हम लोग बोलेंगे जब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा ना, तब क्या बनेगा? हम लोग बोलेंगे एनर्जी बनेगा। किस फॉर्म में? हम लोग बोलेंगे इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये वाला केमिकल रिएक्शन देखो ध्यान से। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं? सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखो, अब हम लोगों ने ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीटली डिटेल में हम लोगों ने इसे स्टडी किया था, अल्ट्रा डिटेल में हम लोगों ने स्टडी किया था। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये पहला मेजर इवेंट था। ठीक है, और ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे देखना ध्यान से, ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे समझना बहुत आसान है। देखो ध्यान से, यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे क्या हुआ था? देखो ध्यान से, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज था, वो एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज हम लोग बोलेंगे टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में टूट गया था। ये हम लोग स्टडी किए हैं। ठीक है, अब यहां पर जिस प्रोसेस को बोल रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस, यहां पर क्या हुआ था? हम लोग बोलेंगे सेल क्या किया था? 2 एटीपी लगाया था। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे 4 एटीपी बना था। नेट गेन कितना एटीपी का हुआ? हम लोग बोलेंगे जो नेट गेन कितना एटीपी का हुआ? 4 - 2 इज इक्वल टू, हम लोग बोलेंगे 2 एटीपी का नेट गेन हुआ। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे ग्रॉस एटीपी कितना बना? ग्रॉस एटीपी 4 एटीपी बना। ठीक है, अब यहां पर हम लोगों ने ये भी देखा था कि ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे क्या हुआ था? 2 अनस्टेबल मॉलिक्यूल भी प्रोड्यूस हुआ था, जिसको हम लोग क्या बोले थे? रिड्यूस एनएडीएच। ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। ठीक है, रिड्यूस है मतलब इसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, याद रखना।
और ये कहाँ हुआ था ग्लाइकोलाइसिस, सेल के साइटोप्लाज्म में हुआ था। अब देखो ध्यान से, इसका मतलब ग्लाइकोलाइसिस तो हो गया सेल के साइटोप्लाज्म में, ठीक है, पहला मेजर इवेंट खत्म हो गया। अब ध्यान से देखो, इसका मतलब जो पायरुविक एसिड बन रहा है ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे, उस पायरुविक एसिड का अब क्या होगा, जिसको बोलते हैं क्या चीज, फेटोपायरुविक एसिड, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, ये पायरुविक एसिड याद रखना, ये पायरुविक एसिड हम लोग बोलेंगे, ये पायरुविक एसिड क्या होगा, ये पायरुविक एसिड हम लोग बोलेंगे, यहां पर हम लोग बोलेंगे क्या होगा, एक रिएक्शन चलेगा, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, मैं बताऊंगा उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे लिंक रिएक्शन। क्या बोलेंगे, लिंक रिएक्शन, ठीक है। लिंक रिएक्शन के टाइम पे क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे एक नया मॉलिक्यूल बनेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम। क्या होता है ये मैं बताऊंगा, ठीक है। अब ये जो लिंक रिएक्शन है ना, यहाँ पर क्या बन रहा है, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर बन रहा है, क्या बन रहा है, फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम, नया मॉलिक्यूल बन रहा है। ये एसिटाइल कोएंजाइम एक नया मॉलिक्यूल है, ठीक है। पायरुविक एसिड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, हम लोग बोलेंगे किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जा रहा है, जिसको क्या बोल रहे हैं, लिंक रिएक्शन, ठीक है। अब ये लिंक रिएक्शन देखो ध्यान से, ये लिंक रिएक्शन हम लोग बोलेंगे, ये हम लोग बोलेंगे किससे कनेक्टेड रहता है, ये लिंक रिएक्शन कनेक्टेड रहता है, हम लोग बोलेंगे किससे, क्रेब्स साइकिल से, ठीक है। ध्यान से देखो, समझो बात को, इसका मतलब यहां से यहां तक देखो ध्यान से, इसका मतलब यहां से लेके यहां तक क्या था, हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस था, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस था, ठीक है। ध्यान से देखो, अब ये पायरुविक एसिड हम लोग बोलेंगे कहां चला गया, हम लोग बोलेंगे ये पायरुविक एसिड चला गया, हम लोग बोलेंगे लिंक रिएक्शन में, जिसकी वजह से नया मॉलिक्यूल बना, जिसको क्या बोले, एसिटाइल कोएंजाइम। उसके बाद हम लोग बोलेंगे ये एसिटाइल कोएंजाइम से क्या चलेगा, क्रेब्स साइकिल चलेगा। तो टोटल 2 एसिटाइल कोएंजाइम बने तो 2 क्रेब्स साइकिल चलेगा, ठीक है। अब एक क्रेब्स साइकिल से हम लोग बोलेंगे एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगा, दूसरा क्रेब्स साइकिल से दूसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगा, समझना यहाँ पर, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये जो बीचों बीच का जो रिएक्शन है, ये वाला, ये लिंक रिएक्शन जो है, वो किसको किससे कनेक्ट कर रहा है, ग्लाइकोलाइसिस को देखो ध्यान से, किससे कनेक्ट कर रहा है, क्रेब्स साइकिल के साथ कनेक्ट कर रहा है, लिंक कर रहा है, ठीक है। इसीलिए ये जो बीच का जो रिएक्शन हो रहा है ना, ठीक है, इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, लिंक रिएक्शन बोलते हैं, या ट्रांजिशन रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये लिंक रिएक्शन किसको कनेक्ट कर रहा है, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस में क्या बना है, पायरुविक एसिड बना रहा है, ये पायरुविक एसिड को देखो ध्यान से कनेक्ट कर रहा है किसके साथ, या लिंक कर रहा है किसके साथ, क्रेब्स साइकिल, या हम लोग बोल सकते हैं ग्लाइकोलाइसिस को क्रेब्स साइकिल के साथ लिंक कर रहा है ये रिएक्शन, इसीलिए इसको बोलते हैं लिंक रिएक्शन। और उस टाइम पे क्या बनता है, एसिटाइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, ये दोनों मेजर इवेंट के बीच में देखो ध्यान से, ये दोनों मेजर इवेंट के बीच में हम लोग बोलेंगे एक स्टेप चलता है, केमिकल रिएक्शन चलता है, उस केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, उस केमिकल रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, लिंक रिएक्शन, हम लोग बोल सकते हैं सिंपल, ठीक है। और ये केमिकल रिएक्शन जो लिंक रिएक्शन है, इस टाइम पे एक नया मॉलिक्यूल बनेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम। कैसे बनता है ये मैं बताऊंगा। इसका मतलब देखो ध्यान से, ये लिंक रिएक्शन क्यों है, क्योंकि ये ग्लाइकोलाइसिस को किससे कनेक्ट कर रहा है, हम लोग बोलेंगे किससे लिंक कर रहा है, क्रेब्स साइकिल के साथ लिंक कर रहा है, ठीक है। तो यही हम लोगों को देखना है कि ये लिंक रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, मतलब एसिटाइल कोएंजाइम कैसे बनता है। इसका मतलब हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि पायरुविक एसिड का फेट क्या है, पायरुविक एसिड का फेट क्या है, कि वो क्या चीज को बनाता है, हम लोग बोलेंगे एसिटाइल कोएंजाइम को बनाता है, ठीक है। ताकि हम लोग बोलेंगे क्या किससे लिंक हो सके, ग्लाइकोलाइसिस किससे लिंक हो सके, क्रेब्स साइकिल के साथ लिंक हो सके, इसीलिए इसको लिंक रिएक्शन भी बोलते हैं, और कभी कभी इसको गेटवे रिएक्शन भी बोलते हैं, और भी बहुत सारा नाम है इसका, ठीक है। और ये कब होगा, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। कहां होगा, ये सब सारा का सारा भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे क्या चीज, लिंक रिएक्शन देखेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं फेट ऑफ पायरुविक एसिड। और याद रखना, ये फेट ऑफ पायरुविक एसिड डिपेंड करता है 2 कंडीशन पे। पहला कंडीशन क्या होना पड़ेगा, एरोबिक कंडीशन, दूसरा कंडीशन क्या होना पड़ेगा, एनएरोबिक कंडीशन, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, एरोबिक कंडीशन का में पायरुविक एसिड का फेट देखेंगे कि पायरुविक एसिड क्या चीज में चेंज होता है। याद रखना, लिंक रिएक्शन में, या हम लोग बोलेंगे पायरुविक एसिड इंटर कर जाएगा लिंक रिएक्शन, या हम लोग बोलेंगे पायरुविक एसिड से क्या बनेगा, एसिटाइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन होगा। वही अभी हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बिठा रहा हूँ और मैं यहाँ पर बताता हूँ फेट ऑफ पायरुविक एसिड कब, और ये एरोबिक कंडीशन में, एंड हम लोग बोलेंगे एन एरोबिक कंडीशन में। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, एरोबिक कंडीशन में पायरुविक एसिड का फेट। मैं और एक बात ये बोलना चाहता हूँ कि एरोबिक कंडीशन में पायरुविक एसिड का फेट क्या होता है, कि पायरुविक एसिड हम लोग बोलेंगे एक नया मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है, जिसको बोलते हैं एसिटाइल कोएंजाइम, ठीक है। और इस रिएक्शन को बोलेंगे लिंक रिएक्शन, क्यों, क्योंकि ये ग्लाइकोलाइसिस को कनेक्ट करता है किसके साथ, क्रेब्स साइकिल के साथ, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे फेट ऑफ पायरुविक एसिड, ठीक है। और जैसे हम लोग लिंक रिएक्शन खत्म कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग क्या चीज में एंटर करेंगे, क्रेब्स साइकिल में एंटर करेंगे।
देखो यहाँ पर जो फेट ऑफ पायरुविक एसिड है ना, ये डिपेंड करता है हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस और एब्सेंस में, ठीक है। तो याद रखना हम लोग बोलेंगे अगर ऑक्सीजन का प्रेजेंस होगा, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अगर सेल के अंदर हम लोग बोलेंगे क्या होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, जिस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, जिस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे एरोबिक कंडीशन, ठीक है। एरोबिक कंडीशन बोलेंगे या एरोबिक फेट ऑफ पायरुविक एसिड बोलेंगे, ठीक है, याद रखना है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एरोबिक फेट ऑफ पायरुविक एसिड भी बोल सकते हैं, फेट ऑफ पायरुविक एसिड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तब क्या होगा, पायरुविक एसिड का फेट। दूसरा हम लोग बोलेंगे पायरुविक एसिड का जो फेट होता है वो डिपेंड करता है, हम लोग बोलेंगे जब सेल के पास ऑक्सीजन नहीं रहे तो हम लोग क्या बोलेंगे, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, या हम लोग क्या बोलेंगे एनएरोबिक कंडीशन, एनएरोबिक कंडीशन में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे पायरुविक एसिड का फेट क्या होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे एनएरोबिक फेट ऑफ पायरुविक एसिड भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एनएरोबिक फेट ऑफ पायरुविक एसिड, एनएरोबिक फेट ऑफ पायरुविक एसिड भी बोल सकते हैं। सिंपल है, देखो समझो, बहुत आसान है, कुछ नहीं है, ठीक है, ये सब। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देना कि एरोबिक कंडीशन, अगर सेल के अंदर ऑक्सीजन पहुंचेगा, ठीक है, मैं इसको डायग्राम से भी समझा दूंगा, अभी बस देखो ध्यान से समझो, बहुत आसान है। अगर सेल के अंदर ऑक्सीजन पहुंचेगा, ठीक है, तो याद रखना है कि ये पायरुविक एसिड हम लोग बोलेंगे कन्वर्ट हो जाता है किसमें, हम लोग बोलेंगे किसमें, ये पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है एक नया मॉलिक्यूल में जिसको बोलते हैं एसिटाइल कोएंजाइम, ठीक है। तो इसका मतलब ध्यान से देखो, अगर सेल के अंदर क्या पहुंचेगा, ऑक्सीजन पहुंचेगा, तो ये पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे किसमें, एक नया मॉलिक्यूल में जिसको हम लोग बोलते हैं एसिटाइल कोएंजाइम, ठीक है। ये कहां होगा, हम लोग बोलेंगे ये होगा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स। तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि पायरुविक एसिड का फेट डिपेंड करता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस और ऑक्सीजन के एब्सेंस में। अगर ऑक्सीजन का प्रेजेंस है सेल के अंदर तो पायरुविक एसिड कहां इंटर कर जाएगा, हम लोग बोलेंगे पायरुविक एसिड इंटर कर जाएगा, इंटर्स इनटू द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया यहां इंटर कर जाएगा, जहां पर ये पायरुविक एसिड कहां क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, एक नया मॉलिक्यूल में जिसको बोलते हैं एसिटाइल कोएंजाइम, और इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, लिंक रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है, याद रखना है। तो ये किस किस सेल में ऐसा होता है, ठीक है, किस सेल में ऐसा होता है, तो हम लोग बोलेंगे जो एनिमल सेल्स होता है ना, ठीक है, एनिमल सेल्स में जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तब पायरुविक एसिड इंटर कर जाएगा मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में, जहां पर जाके नया मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा पायरुविक एसिड, जिसको बोलेंगे एसिटाइल कोएंजाइम। तो एनिमल सेल इसका एग्जांपल है। दूसरा हम लोग बोलेंगे इसका क्या एग्जांपल, हम लोग बोलेंगे प्लांट सेल्स इसका एग्जांपल है, ठीक है। कंडीशन क्या है इसके लिए हम लोग बोलेंगे दो कंडीशन है। पहला हम लोग बोलेंगे कि ऑक्सीजन का होना पड़ेगा, ठीक है, सेल के अंदर ऑक्सीजन का होना पड़ेगा, फर्स्ट कंडीशन। दूसरा कंडीशन हम लोग बोलेंगे कि सेल के अंदर क्या होना पड़ेगा, माइटोकॉन्ड्रिया का होना पड़ेगा, सेकंड कंडीशन, ठीक है। तभी याद रखना है पायरुविक एसिड कहां इंटर कर पाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, और ये पायरुविक एसिड किसमें कन्वर्ट हो पाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम में, याद रखना है, ठीक है। इस चीज को समझ में आ गया। अब देखो यहां पर ध्यान से, अब यहां पर देखना ध्यान से, अगर सेल के अंदर ऑक्सीजन नहीं है तो इसका दो एस्पेक्ट हो सकता है, ठीक है, देखो ध्यान से। एक एस्पेक्ट हम लोग बोल सकते हैं कि क्या अगर एनिमल सेल के अंदर, ठीक है, एनिमल सेल के अंदर अगर मान लो ऑक्सीजन नहीं पहुंचा, ठीक है, या एनएरोबिक कंडीशन डेवलप हो गया, फॉर एग्जांपल हम लोग बोलेंगे जैसे हमारा मसल सेल्स, ठीक है, जैसे हमारा मसल सेल्स के पास क्या होता है, जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो उस टाइम पे मसल सेल्स के अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंचने लगता है, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एनएरोबिक कंडीशन आ जाता है, ठीक है। तो एनिमल सेल का एग्जांपल क्या है, मसल सेल्स है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल क्या, हम लोग बोलेंगे आरबीसी, ठीक है, याद रखना, दूसरा एग्जांपल क्या, आरबीसी। आरबीसी में ऑक्सीजन तो पहुंचेगा लेकिन यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा आरबीसी में, ठीक है। तो याद रखना है कि एनिमल सेल्स में मतलब मसल सेल्स और आरबीसी में हम लोग बोलेंगे कि पायरुविक एसिड का फेट क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये पायरुविक एसिड क्या किसमें ये पायरुविक एसिड हम लोग बोलेंगे किसमें चेंज हो जाएगा, ये पायरुविक एसिड चेंज हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे लैक्टिक एसिड में। किसमें चेंज हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम लोग लैक्टेट भी बोलते हैं, लैक्टेट, ठीक है। लैक्टिक एसिड को हम लोग क्या बोलेंगे, लैक्टेट भी बोलेंगे, ठीक है। और इस फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलेंगे, इस फेनोमेनन को हम लोग बोलेंगे लैक्टेट फर्मेंटेशन। इस फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलेंगे, लैक्टेट फर्मेंटेशन बोलेंगे, ठीक है, या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बोलेंगे। ये किसमें होता है, हम लोग बोलेंगे एनिमल सेल्स, और हम लोग बोलेंगे एनिमल सेल्स में क्या, मसल सेल्स, और हम लोग बोलेंगे आरबीसी के अंदर, ठीक है, याद रखना है। अब यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर समझना है,
अगर हम लोग बोलेंगे ये ईस्ट सेल अगर हो, ठीक है, ईस्ट सेल के अंदर क्या होता है देखना ध्यान से, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, याद रखना है इस सेल के अंदर ये जो पायरुविक एसिड है ना, वो पायरुविक एसिड हम लोग बोलेंगे क्या चीज का फॉर्मेशन कर देता है, हम लोग बोलेंगे इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन कर देता है, अल्कोहल, ठीक है, इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम लोग इथेनॉल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इथेनॉल भी बोलते हैं। और इस फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलेंगे, इस फेनोमेनन को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, इथेनॉलिक फर्मेंटेशन, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बोलेंगे, फर्मेंटेशन बोलेंगे, ठीक है, याद रखना है। देखो ध्यान से समझो, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या हुआ, पायरुविक एसिड क्या किसमें इंटर कर गया, हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में, जहां पर ये पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में चेंज हो गया, ठीक है। लेकिन इन दी चाहे प्लांट सेल रहे चाहे एनिमल सेल रहे, कंडीशन क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए और माइटोकॉन्ड्रिया होना चाहिए सेल में। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हम लोग बोलेंगे एनएरोबिक कंडीशन में पायरुविक एसिड का फेट क्या होगा, तो अगर एनिमल सेल्स होगा, फॉर एग्जांपल मसल सेल्स एंड आरबीसी, तब ये पायरुविक एसिड किसमें चेंज कर जाएगा, लैक्टिक एसिड में। और इस सेल के अंदर देखा गया है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये पायरुविक एसिड किसमें चेंज कर जाएगा, हम लोग बोलेंगे इथाइल अल्कोहल में, जिस प्रोसेस को बोलेंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन या इथेनॉलिक फर्मेंटेशन, ठीक है। और अगर जब पायरुविक एसिड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन किसमें चेंज हो जाए, लैक्टिक एसिड में, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन या लैक्टेट फर्मेंटेशन, ठीक है, याद रखना है। अब देखो यहाँ पर एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पर मसल सेल्स में तो देखो ध्यान से देखना, मसल सेल्स इसको मैं डिटेल में बताऊंगा, अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता रहा हूँ, देखना ध्यान से। मसल सेल्स में हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन कभी कभी नहीं पहुंचता है, ठीक है, याद रखना। तब मसल सेल्स में क्या डेवलप होता है, हम लोग बोलेंगे एनएरोबिक कंडीशन, एनएरोबिक कंडीशन डेवलप होता है, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। हाँ, और एक चीज याद हम लोग ये जानते हैं कि मसल सेल्स के अंदर क्या होता है, हम लोग बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, बिल्कुल सही है। अगर याद रखना है ऑक्सीजन नहीं रहे, ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया हो, तब भी याद रखना है हम लोग बोलेंगे इसको हम लोग एनएरोबिक कंडीशन में ही कंसीडर करेंगे। और उस टाइम पे फेट ऑफ पायरुविक एसिड क्या होगा, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है तो ये पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर नहीं करेगा, तो ये पायरुविक एसिड किसमें चेंज कर जाएगा, लैक्टिक एसिड में चेंज कर जाएगा, किसमें, मसल सेल्स के अंदर, ठीक है, ये कंडीशन दिमाग में रखना। दूसरा अगर हम लोग बोलेंगे आरबीसी को अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो आरबीसी में हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन तो पहुंच रहा है, ऑक्सीजन तो पहुंच रहा है आरबीसी में, ठीक, याद रखना है। लेकिन हम लोग बोलेंगे आरबीसी में क्या नहीं है, ऑर्गेनल्स नहीं है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है। तो यहाँ पर आरबीसी के अंदर जो भी पायरुविक एसिड बनेगा, वो चाहे ऑक्सीजन रहे चाहे नहीं रहे, वो तो माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो आरबीसी में याद रखना क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या चीज का फॉर्मेशन होगा, कि पायरुविक एसिड का फेट क्या होगा, हम लोग बोलेंगे लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाएगा, मतलब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, लेकिन आरबीसी के अंदर ऑक्सीजन है लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है, लेकिन भी हम लोग बोलेंगे आरबीसी के अंदर ये पायरुविक एसिड का फेट क्या होगा, कि लैक्टिक एसिड में चेंज कर जाएगा। क्यों, क्योंकि पायरुविक एसिड किसमें इंटर करेगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, लेकिन आरबीसी के अंदर तो माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं। तो याद रखिए ये दोनों कंडीशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो अब ध्यान से, अब मैं ये 1 2 3 ये तीन यहाँ पर तीन कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एरोबिक फेट ऑफ पायरुविक एसिड, इसको मैं अलग से बताऊंगा डिटेल में, जो अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। दूसरा मैं पहले खत्म कर लूंगा क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे क्या चीज के बारे में, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जिसमें मैं डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जिसको मैं डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। और अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे क्या चीज, एरोबिक फेट ऑफ पायरुविक एसिड, जिसको हम लोग अल्ट्रा डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। और आप देखिएगा ये लेक्चर और क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, आपका सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, चाहे वो सीएसआईआर का क्वेश्चन रहे, चाहे वो कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का क्वेश्चन रहे, सॉल्व होगा क्वेश्चंस, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ और मैं क्या बताने जा रहा हूँ कि एरोबिक फेट ऑफ पायरुविक एसिड, मतलब पायरुविक एसिड कैसे करके माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में इंटर करता है, और यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कैसे करके हम लोग बोलेंगे क्या चीज, जो पायरुविक एसिड है वो चेंज हो जाता है किसमें, एक नया मॉलिक्यूल में, जिसको बोलते हैं एसिटाइल कोएंजाइम, ठीक है। तो अभी मैं मिटा रहा हूँ और मैं उसको बताने जा रहा हूँ एरोबिक फेट ऑफ पायरुविक एसिड। देखो अभी हम लोग देखेंगे एरोबिक फेट ऑफ पायरुविक एसिड, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में पायरुविक एसिड का क्या होगा, या इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, पायरुविक एसिड। मतलब हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब सेल के अंदर ऑक्सीजन रहेगा तब ये पायरुविक एसिड का क्या होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर याद रखना है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम लोग जानते हैं कि पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में इंटर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दो इवेंट होगा, याद रखना है, ठीक है। पहला इवेंट, ये दूसरा इवेंट, ये फर्स्ट इवेंट है, ये दूसरा इवेंट है।
फर्स्ट इवेंट क्या होगा कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में या एरोबिक कंडीशन में हम लोग बोलेंगे जो पायरुविक एसिड होगा वो इंटर करेगा कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एंट्री ऑफ पायरुविक एसिड इनटू द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनटू द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये हम लोग फर्स्ट इवेंट देखेंगे इसमें, ठीक है। जैसे मैट्रिक्स में पहुंचेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पहुंचेगा पायरुविक एसिड, तब हम लोग बोलेंगे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम। मतलब ये पायरुविक एसिड को एक नया मॉलिक्यूल में चेंज कर दिया जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम बोलते हैं, ठीक है। और इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, लिंक रिएक्शन बोलेंगे। क्यों, क्योंकि ये ग्लाइकोलाइसिस को लिंक करता है क्रेब्स साइकिल के साथ। सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो दो इवेंट यहाँ पर होगा। अब देखो इसको डायग्राम से मैं एक बार समझा देता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। देखो याद रखना है एरोबिक कंडीशन है, ठीक है। तो मैं देखो यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक सेल बना रहा हूँ ऐसे करके, ठीक है। ये क्या चीज है, ये मान लो एक सेल है, ठीक है। ये सेल है, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो ये क्या चीज है हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखो ये क्या चीज है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये सेल के साइटोप्लाज्म में मिलने वाला माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन है और ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या चीज है हम लोग बोलेंगे, इनर मेम्ब्रेन है। देखो ध्यान से, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होता है, फोल्डिंग्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। तो ये सब क्या है, फोल्डिंग्स है, इसको क्रिस्टी बोलते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, समझना क्या चीज है। ये वाला पार्ट को हम लोग बोलेंगे सेल का साइटोसोल है, ये सेल का क्या चीज है हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। और ये क्या चीज है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसको क्या बोलेंगे, इंटर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, इंटर क्या चीज, माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ठीक है। इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलेंगे या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलेंगे। दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस है, ठीक है। अब ये जो पोर्शन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया बोलेंगे। सिंपल है। अब ध्यान से समझना है यहाँ पर कि सेल में अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, ठीक है, तभी तो हम लोग देख रहे हैं ना पायरुविक एसिड का फेट। मतलब क्या कंडीशन हम लोग बोलेंगे, एरोबिक कंडीशन है। कैसा कंडीशन हम लोग बोलेंगे, एरोबिक कंडीशन है। यही कंडीशन है ना। अब देखो ध्यान से देखना क्या हो रहा है। सबसे पहले क्या हुआ था, हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस हुआ था, फर्स्ट इवेंट हुआ था सेलुलर रेस्पिरेशन का, जिसमें एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, देखो ध्यान से, टूट गया था। किसमें हम लोग बोलेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में टूट गया था। ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। और ग्लूकोज कितना कार्बन का था, हम लोग बोलेंगे 6 कार्बन का मॉलिक्यूल था। पायरुविक एसिड कितना कार्बन का है, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल था। ये हम लोग देखे थे, ठीक है। तो मतलब 6 कार्बन ग्लूकोज है, यहाँ पर भी 3 कार्बन जो है पायरुविक एसिड बना, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बना। और ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे सेल क्या किया था, 2 एटीपी लगाया था। कौन कौन स्टेप में, स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 3 में 4 एटीपी बना था। किस किस स्टेप में, स्टेप नंबर 7 एंड हम लोग बोलेंगे स्टेप नंबर 10। स्टेप नंबर 7 में 2 एटीपी बना था, स्टेप नंबर 10 में 2 एटीपी बना था। टोटल कितना एटीपी बना था, 4 एटीपी बना था। इसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस एटीपी, ठीक है। तो नेट गेन कितना एटीपी का हुआ, नेट गेन हम लोग बोलेंगे 4 बना 2 सेल लगाया, नेट गेन 4 - 2 इज इक्वल टू 2 एटीपी का नेट गेन हुआ। कहां, हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे, ठीक है। और इसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे 2 अनस्टेबल मॉलिक्यूल भी निकला था स्टेप नंबर 6 पे, याद करो। और ये जो अनस्टेबल मॉलिक्यूल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिड्यूस NADH2। ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अपने इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में देना चाहेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रेजेंट होता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। तो वो बात का बात है, वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। अब देखो ETS पढ़ाऊंगा उस टाइम पे बताऊंगा। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ था, ध्यान से देखना। क्योंकि 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है ना, और 3 कार्बन का ग्लूकोज, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल और 3 कार्बन का 2 कंपाउंड बना पायरुविक एसिड के फॉर्म में। तो यहाँ पर कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकला ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे। तो हम लोग बोलेंगे जब भी कभी कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता, जितना कार्बन लग रहा है उतने ही कार्बन, देखो यहाँ पर भी बना ना, 3 कार्बन है, यहाँ 6 कार्बन, यहाँ 3 कार्बन, ठीक है। कोई भी कार्बन निकला कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में नहीं। तो ऐसा ऑक्सीडेशन को हम लोग बोलते हैं पार्शियल ऑक्सीडेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं, पार्शियल ऑक्सीडेशन। जब कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल नहीं रहा है तब बोलेंगे पार्शियल ऑक्सीडेशन। तो ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। याद रखना, कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकला। देख सकते हैं 6 कार्बन है, यहाँ पर भी 3 कार्बन का 2 मॉलिक्यूल बन गया, इसको बोलते हैं पायरुविक एसिड। अब देखो, अब ये पायरुविक एसिड का फेट, ध्यान से देखना, ये पायरुविक एसिड का फेट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होगा, ध्यान से देखना। हम लोग एरोबिक कंडीशन पढ़ रहे हैं, एरोबिक फेट पढ़ रहे हैं। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये पायरुविक एसिड एंटर कर जाएगा कहां, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में। देखो ध्यान से, ठीक है। ये किसके प्रेजेंस में हम लोग बोलेंगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। सेल के अंदर ऑक्सीजन है तब। तो यहाँ पर पायरुविक एसिड देखो ध्यान से, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कर गया, ठीक है। याद रखना है, पायरुविक एसिड कहां एंटर कर गया, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। कितना कार्बन का था पायरुविक एसिड, 3 कार्बन का था, देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है,
ठीक है, क्या प्रॉब्लम है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो आउटर और जो इनर मेम्ब्रेन ना, खासकर इनर मेम्ब्रेन, वो पायरुविक एसिड को क्रॉस करने नहीं देगा। तो यहाँ पर एरोबिक फेट में हम लोग सबसे पहला इवेंट क्या पढ़ेंगे कि पायरुविक एसिड कैसे करके मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचता है, कैसे करके आउटर और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है कौन, पायरुविक एसिड, और कहां तक पहुंचता है, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है एंट्री ऑफ पायरुविक एसिड इनटू द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पर पहला इवेंट होगा, ठीक है, किसका, एरोबिक फेट ऑफ पायरुविक एसिड का, या एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड का। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर समझना है, यहाँ पर ठीक है, कैसे पहुंचे तो मैं डिटेल में बताऊंगा भी। अब यहाँ पर देखो, समझो, ये जो पायरुविक एसिड है ना, जो हम लोग बोलेंगे एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बना। 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड कहां एंटर किया, हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में, जो कि 3 कार्बन का है। अब एक पायरुविक एसिड से ध्यान देना, एक पायरुविक एसिड से हम लोग बोलेंगे क्या बनेगा, एक पायरुविक एसिड से क्या बनेगा, एक नया मॉलिक्यूल बनेगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम। दूसरे पायरुविक एसिड से क्या बनेगा, एक नया मॉलिक्यूल बनेगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिटाइल कोएंजाइम। ठीक है, याद रखना है। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि एक पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा, दूसरा पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा। ठीक है, तो टोटल कितने एसिटाइल कोएंजाइम बना, 2। एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के पार्शियल ऑक्सीडेशन से हम लोग बोलेंगे 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्या बना, पायरुविक एसिड, और 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड इंटर किया मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में, तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर 3 कार्बन का कंपाउंड था ना पायरुविक एसिड, एसिटाइल कोएंजाइम कितना कार्बन का कंपाउंड होता है, 2 कार्बन का कंपाउंड होता है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, 3 कार्बन का पायरुविक एसिड, एसिटाइल कोएंजाइम कितना, 2 कार्बन का कंपाउंड है। इसका मतलब एक कार्बन क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर निकल गया। ठीक है, यहाँ पर भी निकला एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, और यहाँ पर भी एक कार्बन पायरुविक एसिड का कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर निकल गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना, यहाँ पर पायरुविक एसिड से जब एसिटाइल कोएंजाइम बन रहा है, ठीक है, इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, लिंक रिएक्शन। क्या बोलेंगे, लिंक रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, और ये रिएक्शन को करवाने के लिए मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में क्या प्रेजेंट होता है, एक एंजाइम का कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स। मैंने क्या बोला, मैंने बोला इस एंजाइम का नाम क्या है, पायरुविक एसिड क्या चीज, डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज क्या चीज, एंजाइम कॉम्प्लेक्स। याद रखना ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, इसका मतलब ये एक से ज्यादा एंजाइम के मिलने से बनता है, ये वाला एंजाइम कॉम्प्लेक्स। और यही एंजाइम कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है, और जो पायरुविक एसिड को कन्वर्ट कर देता है किसमें, हम लोग बोलेंगे नया मॉलिक्यूल में, जिसको बोलते हैं एसिटाइल कोएंजाइम। ठीक है, और इस टाइम पे क्या होता है, हम लोग बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ध्यान से, कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगा ही निकलेगा। इस टाइम पे हम लोग बोलेंगे क्या होगा, एक रिड्यूस NaDH2 लगेगा, सॉरी एक रिड्यूस NAD लगेगा, और ये NAD किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे NaDH2 में, रिड्यूस NaDH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे NAD कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, NaDH2 में। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर जब भी कभी याद रखना है, जब भी कभी पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम बन रहा है, मतलब लिंक रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे कि पायरुविक एसिड का क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हुआ है। समझना है यहाँ पर क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हुआ है। कब, लिंक रिएक्शन के टाइम पे, लिंक रिएक्शन के टाइम पे पायरुविक एसिड का क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हुआ है। अब इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन के बारे में मैंने बताया था, क्या होता है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, कि अगर देखो ध्यान से, जैसे कि 3 कार्बन का कंपाउंड है, अगर हम लोग बोलेंगे इससे तीनों का तीनों कार्बन क्या हो जाए, हम लोग बोलेंगे तीनों का तीनों कार्बन क्या हो जाए, CO2 के फॉर्म में अगर बाहर निकल जाए, तो हम लोग बोलेंगे कंप्लीट ऑक्सीडेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर 6 कार्बन है, 6 कार्बन अगर CO2 के फॉर्म में बाहर निकल गया सारा का सारा कार्बन, तो हम लोग बोलेंगे कंप्लीट ऑक्सीडेशन। ठीक है, इन कंप्लीट ऑक्सीडेशन में क्या होता है, मान लो कि 3 कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है, इसमें से मान लो हम लोग बोलेंगे एक कार्बन किस फॉर्म में बाहर निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर निकल गया। ठीक है, 2 कार्बन का कंपाउंड बचा। तो यहाँ पर देखो कंप्लीटली हम लोग बोलेंगे जो कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर नहीं निकला, एक ही कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर निकला, या हम लोग बोलेंगे मान लो 3 कार्बन का कंपाउंड है, इससे 2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला, मतलब 2 कार्बन बाहर निकला, एक कार्बन तो अभी भी बचा हुआ है ना। ठीक है, तो ऐसा ऑक्सीडेशन को हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। तो वही हुआ है, देखो ध्यान से, यहाँ पर पायरुविक एसिड कितना कार्बन का है, 3 कार्बन का है ना, 3 कार्बन में से देखो ध्यान से एक कार्बन बाहर निकल गया, ठीक है, और 2 कार्बन का कंपाउंड बचा।
तो यहाँ पर तीनों का तीनों कार्बन तो बाहर निकला नहीं ना, एक कार्बन बाहर निकला नहीं इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसीलिए याद रखना जो लिंक रिएक्शन हो रहा है ना, ठीक है, मतलब पायरुविक एसिड से एसिटाइल एंजाइम जो बन रहा है ना, वो कैसा ऑक्सीडेशन प्रोसेस है हम लोग बोलेंगे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब ही हो गया कि जो जितना भी कार्बन है उसमें से हम लोग बोलेंगे सारा कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर नहीं निकलेगा, कुछ कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 3 कार्बन का कंपाउंड है पायरुविक एसिड, इससे बस एक कार्बन बाहर निकल रहा है CO2 के फॉर्म में, तब जाके 2 कार्बन का नया कंपाउंड बन रहा है जिसको बोलते हैं एसिटाइल एंजाइम, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग बोलेंगे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन बोलेंगे। कौन सा रिएक्शन को? लिंक रिएक्शन को, ठीक है। ऑक्सीडेशन क्यों टर्म यूज करिए पता चलेगा। देखो ऑक्सीडेशन क्यों बोल रहे हैं ना कि जब पायरुविक एसिड हम लोग बोलेंगे एसिटाइल एंजाइम में कन्वर्ट होता है ना, ठीक है, तो पायरुविक एसिड से हम लोग बोलेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। किससे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है? हम लोग बोलेंगे पायरुविक एसिड से। तो क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है पायरुविक एसिड से, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। इसीलिए यहाँ पर टर्म हम लोग यूज कर रहे हैं, क्या चीज? ऑक्सीडेशन यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ने के लिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होना पड़ेगा ना, तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल को हम लोग बोलते हैं NAD नाइड, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। मैंने डिटेल में बताया, देख सकते हैं आप ग्लाइकोलाइसिस का लेक्चर, ठीक है। और ये निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड जो रहता है वो मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है, साइटोसोल में भी मिलता है, ठीक है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को लिया NAD नाइड, जिसको यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल बोलते हैं, तो वो रिड्यूस हो जाएगा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। तो जैसे ही NAD इलेक्ट्रॉन्स को लिया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ NAD में, तो NAD क्या हो गया? रिड्यूस हो गया, मतलब रिडक्शन हुआ NAD का, और वो किसमें चेंज हो गया? अनस्टेबल मॉलिक्यूल में, जिसको बोलते हैं NADH2, ठीक है। याद रखना है, इसके पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन, इसके पास हम लोग बोलेंगे जो कि इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, हाई एनर्जी पार्टिकल्स, इसका मतलब जहां जहां टर्म आएगा रिड्यूस NADH2, वो अनस्टेबल मॉलिक्यूल, उसके पास हाई एनर्जी है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। याद रखना है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, इसी को हम लोगों को डिटेल में स्टडी करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, तो ये चीज समझ में आ गया ना कि लिंक रिएक्शन में पायरुविक एसिड का क्या होता है? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, याद रखना है, ठीक है। अब देखो एक एसिटाइल कोएंजाइम से क्या चलेगा? एक क्रेब्स साइकिल चलेगा, ध्यान से देखो, ठीक है, एक क्रेब्स साइकिल चलेगा। दूसरा एसिटाइल कोएंजाइम से हम लोग बोलेंगे दूसरा क्रेब्स साइकिल चलेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, एक क्रेब्स साइकिल में याद रखना है कि यहाँ पर पायरुविक एसिड में 3 कार्बन था ना, एक कार्बन तो बाहर निकल गया, CO2 के फॉर्म में 2 कार्बन बचा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा? ये जो 2 कार्बन है ना एसिटाइल कोएंजाइम का, ये एक्चुअल में किसका कार्बन है? पायरुविक एसिड का ही कार्बन है। वो कार्बन यहाँ पर एक बाहर निकलेगा, ठीक है, यहाँ पर एक बाहर निकलेगा, तो टोटल 3 कार्बन बाहर निकल गया। देखो ध्यान से, पायरुविक एसिड का 3 कार्बन, पहला कार्बन बाहर निकला लिंक रिएक्शन के टाइम पे, और बाकी जो रिमेनिंग 2 कार्बन था वो बाहर निकला कहाँ? हम लोग बोलेंगे क्रेब्स साइकिल के टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है, यहाँ पर भी क्या होगा? 2 कार्बन जो बच गया, ठीक है, एसिटाइल एंजाइम का जो 2 कार्बन है, ये एसिटाइल एंजाइम का 2 कार्बन किसका कार्बन है? पायरुविक एसिड का ही तो कार्बन है ना। तो पायरुविक एसिड का कार्बन जो है, ठीक है, सारा का सारा कार्बन का हम लोग बोलेंगे जब क्रेब्स साइकिल तक पहुंचता है, तब सारा का सारा कार्बन जो है वो CO2 के फॉर्म में बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जब पायरुविक एसिड से क्रेब्स साइकिल चलता है, पायरुविक एसिड से जब क्रेब्स साइकिल चलता है, तो हम लोग बोलेंगे पायरुविक एसिड का क्या हुआ है? कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ है? कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ। क्यों? क्योंकि 3 कार्बन था, देखो ध्यान से, पायरुविक एसिड में 1 कार्बन निकला यहाँ पर, ठीक है, 2 कार्बन अभी भी बच गया, अब ये 2 कार्बन क्रेब्स साइकिल में निकला, देखो ध्यान से। तो पायरुविक एसिड का तीनों कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर निकल गया ना, और वैसा ऑक्सीडेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? कंप्लीट ऑक्सीडेशन, जिसमें सारा का सारा कार्बन क्या हो जाए? कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर निकल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्रेब्स साइकिल में क्या हुआ? पायरुविक एसिड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो चुका है। ये क्रेब्स साइकिल में हम लोग बोलेंगे दूसरा पायरुविक एसिड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो चुका है। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि लिंक रिएक्शन के टाइम पे पायरुविक एसिड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है या इनकम्प्लीट, तो आंसर क्या होगा? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन पूछे कि क्रेब्स साइकिल तक में पायरुविक एसिड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है या इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, तो हम लोग बोलेंगे कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर क्रेब्स साइकिल के टाइम पे मैं बताऊंगा कि अनस्टेबल मॉलिक्यूल भी निकलता है। कितना अनस्टेबल मॉलिक्यूल निकलता है क्रेब्स साइकिल से? तो 3 अनस्टेबल मॉलिक्यूल, जिसको रिड्यूस NADH2 बोलते हैं, और हम लोग बोलेंगे एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल जिसको रिड्यूस FADH2 बोलते हैं, ठीक है। और एक क्या निकलेगा? हम लोग बोलेंगे GTP मॉलिक्यूल निकलेगा एक क्रेब्स साइकिल से। तो दूसरा क्रेब्स साइकिल भी चल रहा है, तो यहाँ पर भी क्या निकलेगा? 3 अनस्टेबल मॉलिक्यूल निकलेगा जिसको रिड्यूस NADH2 बोलते हैं, एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल निकलेगा जिसको हम लोग बोलेंगे रिड्यूस FADH2, और एक GTP मॉलिक्यूल निकलेगा एक क्रेब्स साइकिल से, ठीक है। अब देखो ध्यान से, कि जितना भी अनस्टेबल मॉलिक्यूल है रिड्यूस NADH2 FADH2 वो इंटर कर जाएगा कहाँ? हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ प्रेजेंट होगा? हम लोग बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 के फॉर्म में, ठीक है। याद रखना है, जितना भी ये सब जो रिड्यूस NADH2 FADH2 है, ठीक है, वो इंटर कर जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और क्या बनेगा? हम लोग बोलेंगे ATP का फॉर्मेशन होगा
टुवर्ड्स द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। जिस प्रोसेस को बोलेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, ऑक्सीडेटिव क्यों बोलते हैं, फॉस्फोराइलेशन क्यों बोलते हैं, मैं बताऊंगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बताऊंगा उस टाइम पे। तो ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग बोलेंगे किसका, फेट ऑफ पाइरुविक एसिड का। तो ये डायग्राम्स को आप दिमाग में रखना, बहुत आसान है, कोशिश करना, याद करने की कोशिश नहीं करना। ठीक है, इसको क्या करना, इसको एक स्टोरी के फॉर्म में अपने दिमाग में कंपाइल करने की कोशिश करना, जिसकी वजह से आपको सब कुछ सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, हम लोग फोकस कर रहे हैं क्या चीज में, कि पाइरुविक एसिड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में इंटर करेगा। तो पहला यहाँ पर मैकेनिज्म आएगा कि कैसे करके पाइरुविक एसिड मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर किया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का जो आउटर मेम्ब्रेन है और जो इनर मेम्ब्रेन है, खासकर इनर मेम्ब्रेन, वो पाइरुविक एसिड को इंटर करने नहीं देगा। कहाँ, मैट्रिक्स में किसी को इंटर करने नहीं देता इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, एक्सेप्ट टू मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल इज एटीपी एंड द अदर मॉलिक्यूल इज एडीपी। ठीक है, याद रखना है। तो वही पहला इवेंट मैंने लिखा है, एंट्री ऑफ पाइरुविक एसिड इनटू द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। अब दूसरा क्या चीज है, देखो ध्यान से, दूसरा इवेंट क्या होगा, जब पाइरुविक एसिड इंटर कर जाएगा तो यहाँ पर मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में एक एंजाइम का कॉम्प्लेक्स होता है, पाइरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स। वो पाइरुविक एसिड को नया मॉलिक्यूल में चेंज करेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम। और ये जो रिएक्शन है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, लिंक रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लिंक रिएक्शन। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ये दोनों इवेंट को बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला इवेंट क्या चीज है, पाइरुविक एसिड कैसे करके मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचता है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये मैं क्या बना रहा हूँ, ये मैं बना रहा हूँ माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये क्या बना रहा हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन। देखो ध्यान से, ऐसे करके मैं दिखा रहा हूँ इसको। ठीक है, समझ जाइएगा, ये क्या चीज है हम लोग बोलेंगे, ये है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये कौन सा मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और दोनों मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को क्या बोलेंगे, इंटर मेम्ब्रेनस या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, अब ये वाला पोर्शन क्या है, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया है, और इस तरफ क्या हम लोग बोलेंगे, ये वाला पोर्शन क्या हम लोग बोलेंगे, साइटोसोल है, जहां पर ग्लाइकोलाइसिस हुआ है और क्या बना है, हम लोग बोलेंगे दो मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या बना है, पाइरुविक एसिड बना है। देख सकते हैं। ठीक है, पाइरुविक एसिड का ये ग्लाइकोलाइसिस का में क्या हुआ था, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुविक एसिड का फॉर्मेशन हुआ था साइटोसोल में। ठीक है, ये वाला पोर्शन है मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दे रहा हूँ, मैट्रिक्स लिख दे रहा हूँ। ठीक है, मैट्रिक्स या माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स ऐसे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखो समझना, सबसे पहला यहाँ पर कि ये पाइरुविक एसिड कैसे करके मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचेगा। तो मैंने क्या बोला था कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये पाइरुविक एसिड कहाँ पहुंच रहा है, कहाँ इंटर कर रहा है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये पाइरुविक एसिड इंटर कर जा रहा है मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में। कैसे, ठीक है, कैसे, तो यहाँ पर ध्यान से देखना, समझना यहाँ पर कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम लोग बोलते हैं, मतलब एरोबिक कंडीशन में पाइरुविक एसिड इंटर कर गया। लेकिन अब देखो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि पाइरुविक एसिड डायरेक्टली माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेम्ब्रेन है वो क्या है, आउटर मेम्ब्रेन भी हम लोग बोलेंगे लिपिड का बना हुआ है, लिपिड बाइलेयर। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन भी क्या चीज हम लोग बोलेंगे, लिपिड बाइलेयर का बना हुआ है। ठीक है, तो लिपिड कभी भी हम लोग बोलेंगे जो एसिड है उसको नहीं क्रॉस करने देगा अपने से। तो लेकिन भी पाइरुविक एसिड को क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि पाइरुविक एसिड का फेट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होता है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में इंटर करता है। तो कैसे करके करता है, तो देखो ध्यान से कि माइटोकॉन्ड्रिया के जो मेम्ब्रेन होता है ना, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे एक ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होता है। देखो ध्यान से, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको मैं बोल रहा हूँ ट्रांसपोर्टर। ठीक है, कहाँ पर प्रेजेंट होता है ये ट्रांसपोर्टर, हम लोग बोलेंगे आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन को मिलाकर। ठीक है, तो ये जो ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट है ना, ये ट्रांसपोर्टर को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, पाइरुविक एसिड ट्रांसलोकेज। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, पाइरुविक एसिड ट्रांसलोकेज, ये ट्रांसपोर्टर होता है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ पाइरुविक एसिड क्या चीज, ट्रांसलोकेज, ट्रांसलोकेज। ठीक है, याद रखना है, ये क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ट्रांसपोर्टर होता है। किसको ट्रांसपोर्ट करता है, हम लोग बोलेंगे पाइरुविक एसिड को ट्रांसपोर्ट करता है, कहां से कहां, साइटोसोल से मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये जो पाइरुविक एसिड ट्रांसलोकेज है ना, ठीक है, इसका यहां पर देखना, ये जो पाइरुविक एसिड ट्रांसलोकेज है, ठीक है, ये पाइरुविक एसिड ट्रांसलोकेज जो है वो हम लोग बोलेंगे कैसा ट्रांसपोर्टर है। तो याद रखना है, ये पाइरुविक एसिड ट्रांसलोकेज हम लोग बोलेंगे सिम्पोर्टर है। सिम्पोर्टर का मतलब हो गया कि हम लोग बोलेंगे ये जो ट्रांसपोर्टर है वो दो मॉलिक्यूल को एक ही डायरेक्शन में मूव कराएगा। ठीक है, तो कौन कौन वो दो मॉलिक्यूल है, तो पहला मॉलिक्यूल याद रखना क्या है, H+ आयन, और हम लोग बोलेंगे दूसरा मॉलिक्यूल क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे पाइरुविक एसिड। ठीक है, तो जब भी कभी पाइरुविक एसिड इंटर करता है कहाँ, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में, तो किसके थ्रू करेगा, हम लोग बोलेंगे पाइरुविक एसिड
ट्रांसलोकेज ट्रांसपोर्टर के थ्रू करेगा, ठीक है। और ये पायरुविक एसिड ट्रांसलोकेज जो ट्रांसपोर्टर वो प्रेजेंट कहाँ होता है, हम लोग बोलेंगे आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन को मिलाकर, ठीक है। ये पायरुविक एसिड ट्रांसलोकेज प्रेजेंट होता है, ठीक है, याद रखना है। अब ध्यान से देखो, ये जो पायरुविक एसिड ट्रांसलोकेज है ना, वो हम लोग बोलेंगे दो मॉलिक्यूल को एक साथ अंदर लाएगा, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में। तो एक मॉलिक्यूल क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, पायरुविक एसिड है। दूसरा मॉलिक्यूल क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे H+ आयन। सिमिलरली यहाँ पर भी देखो ध्यान से, पहला मॉलिक्यूल क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, H+ आयन या H+ आयन। और दूसरा मॉलिक्यूल क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे पायरुविक एसिड। कहां से कहां दोनों आ रहा है, हम लोग बोलेंगे दोनों का दोनों साइटोसोल से कहां आ रहा है, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, समझो क्या चीज है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है, अगर एग्जाम में पूछ दिया कि पायरुविक एसिड ट्रांसलोकेज का लोकेशन कहां पर है, ऐसा अगर मान लो क्वेश्चन पूछ दिया, और अगर ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा आउटर मेम्ब्रेन में है माइटोकॉन्ड्रिया के कि इनर मेम्ब्रेन में है माइटोकॉन्ड्रिया का, तो याद रखना है पायरुविक एसिड ट्रांसलोकेज का जो एक्चुअल लोकेशन है वो हम लोग बोलेंगे कहां पर है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप लोग क्या टिक करना, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया टिक करना, ठीक है। और बुक में क्या लिखता है, देखो ध्यान से, बुक में ऐसे लिखता है कि जो पायरुविक एसिड है ना वो बहुत स्मॉल मॉलिक्यूल है, ऐसे लिखता है बुक में। क्या लिखता है कि पायरुविक एसिड क्या चीज है, बहुत स्मॉल मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। और ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल होता है ना, ये बोलता है कि आउटर मेम्ब्रेन जो होता है ना किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का, उसको आसानी से ये क्या कर पाता है, हम लोग बोलेंगे क्रॉस कर जाता है। कौन, ये पायरुविक एसिड, ठीक है। उसके बाद इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है पायरुविक एसिड ट्रांसलोकेज, ठीक है। और ये पायरुविक एसिड ट्रांसलोकेज फिर पायरुविक एसिड को कहां से कहां पहुंचाता है, हम लोग बोलेंगे कहां से कहां पहुंचाता है, यहाँ पर ये पायरुविक एसिड कहां से कहां इंटर किया, साइटोसोल से कहां इंटर किया, कहां इंटर किया, देखो ध्यान से, आउटर मेम्ब्रेन को क्रॉस कर दिया बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ऐसे करके बुक में लिखता है। और ये पहुंच जाता है इनर मेम्ब्रेनस स्पेस में, ठीक है, मतलब दो मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस में। अब वहां से वो फिर इंटर कर जाता है पायरुविक एसिड ट्रांसलोकेज के थ्रू, जो कि इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, कहां पर, हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो मैं ये चीज इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ दिया गया कि पायरुविक एसिड ट्रांसलोकेज कहां एक्चुअल लोकेशन है, आउटर मेम्ब्रेन या इनर मेम्ब्रेन, तो हम लोग बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। लेकिन मैं यहाँ पर समझाने के लिए बनाया हूँ कि एक्चुअल में दोनों मेम्ब्रेन मिलकर क्या बनाता है, हम लोग बोलेंगे दोनों मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होता है क्या चीज, पायरुविक एसिड ट्रांसलोकेज, ताकि हम लोग बोलेंगे H+ आयन और पायरुविक एसिड दोनों एक ही डायरेक्शन में एक साथ कहां आ सके, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में आ सके, ठीक है, याद रखना है, इस चीज को दिमाग में रखिएगा। देखिए देखो, और एक चीज मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं इसीलिए ये चीज को बताना चाह रहा हूँ, देखो ध्यान से, दो तरीके से इसीलिए समझा रहा हूँ कि पहला तरीका क्या चीज है कि पायरुविक एसिड कहां से कहां आ गया, साइटोसोल से मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में, किसके थ्रू, पायरुविक एसिड ट्रांसलोकेज के थ्रू। तो ये डायग्राम से आपका क्या होगा, आप मतलब इमेजिन कर पाइएगा कि पायरुविक एसिड ट्रांसलोकेज कहां प्रेजेंट है, ये मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, देख सकते हैं आप। लेकिन अगर आप लोग एक्चुअल बोलेंगे कि पायरुविक एसिड ट्रांसलोकेज का जो लोकेशन है वो एक्चुअल लोकेशन क्या है, आउटर या इनर, तो याद रखना इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है, उसी पर टिक करना, ठीक है, याद रखना इस चीज को। और पायरुविक एसिड ट्रांसलोकेज कैसा ये ट्रांसपोर्टर है, तो हम लोग बोलेंगे सिम्पोर्टर है। सिम्पोर्टर का मतलब कौन कौन दो मॉलिक्यूल एक साथ आएगा, तो हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन आयन एंड पायरुविक एसिड। कहां से कहां आएगा, साइटोसोल से हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। हाँ, अब देखो, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना, यहाँ पर मैं इस चीज को मिटा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर इतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है, आप लिख लिया, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। अब यहाँ पर समझना, देखो ध्यान से, यहाँ पर समझिएगा, ये पायरुविक एसिड का पहला इवेंट तो हो गया फेट ऑफ पायरुविक एसिड या एरोबिक फेट ऑफ कि पायरुविक एसिड इंटर कर दिया मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। अब ये पायरुविक एसिड देखो ध्यान से, एक पायरुविक एसिड, याद रखना एक पायरुविक एसिड, ये हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में क्या प्रेजेंट होता है, एक एंजाइम का कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स, ठीक है, क्या बोलते हैं, पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स, ये इसको सिंपल बोल सकते हैं पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये पायरुवेट या पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स की प्रेजेंस में ये पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में, क्या चीज में, हम लोग बोलेंगे एक नया मॉलिक्यूल में जिसको बोलते हैं एसिटाइल कोएंजाइम, ठीक है। और यहाँ पर भी देखो ध्यान से, चूंकि दो पायरुविक एसिड बन रहा है तो कितना एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा, हम लोग बोलेंगे 2 एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा। कहां बनेगा, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में। क्यों बनेगा, क्योंकि मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में क्या प्रेजेंट है,
पाइरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स है जो पाइरुविक एसिड को कन्वर्ट कर रहा है किसमें, नया मॉलिक्यूल में, जिसको बोलते हैं एसिटाइल को एंजाइम। ठीक है, और याद रखना जब भी कभी कॉम्प्लेक्स टर्म आएगा ना एंजाइम कॉम्प्लेक्स, तो याद रखना है वो एंजाइम एक से ज्यादा एंजाइम के मिलने से बनेगा, तभी हम लोग टर्म यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर पाइरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स 3 एंजाइम के मिलने से बनता है, जिसका मैकेनिज्म मैं बाद में समझाऊंगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर, हाँ अब यहाँ पर जब पाइरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में, किसके प्रेजेंस में, पाइरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स के प्रेजेंस में, तब सबसे पहला चीज याद रखना, देखो यहाँ पर सबसे फर्स्ट थिंग क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये जो 3 कार्बन है ना, ठीक है, पाइरुविक एसिड में 3 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है, और एसिटाइल कोएंजाइम में वो 2 कार्बन है, 2 कार्बन का कंपाउंड एसिटाइल कोएंजाइम। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना सबसे पहला जो इवेंट होगा, ठीक है, इस रिएक्शन में पाइरुविक एसिड जब एसिटाइल कोएंजाइम में चेंज हो रहा है इस रिएक्शन में, ठीक है, उस इवेंट को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, डीकार्बोक्सिलेशन इवेंट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे डीकार्बोक्सिलेशन बोलेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, डीकार्बोक्सिलेशन, डी मतलब डिलीट, कार्बन कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब 3 कार्बन से एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, किससे, पाइरुविक एसिड से। ठीक है, तो सबसे पहला चीज याद रखना है कि पाइरुविक एसिड 3 कार्बन का कंपाउंड है, उससे एक कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे डीकार्बोक्सिलेशन। क्या बोलेंगे, डीकार्बोक्सिलेशन, याद रखना है। ठीक है, तब जाके 3 कार्बन का कंपाउंड कितना कार्बन में चेंज होगा, 2 कार्बन में चेंज होगा, इसको हम लोग बोलेंगे एसिटाइल कोएंजाइम। ठीक है, अब देखो यहाँ पर समझो, पाइरुविक एसिड जब एसिटाइल कोएंजाइम में चेंज हो रहा था तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोल रहे थे, इसको हम लोग बोल रहे थे क्या चीज, लिंक रिएक्शन बोल रहे थे। क्यों, क्योंकि हम लोग बोलेंगे ये लिंक रिएक्शन किसको कनेक्ट कर रहा है, पाइरुविक एसिड मतलब किसका प्रोडक्ट है, ग्लाइकोलाइसिस का है ना, ग्लाइकोलाइसिस को लिंक कर रहा है किससे, हम लोग बोलेंगे ये किससे लिंक होगा, क्रेब्स साइकिल से, ये किससे लिंक होगा, क्रेब्स साइकिल से। ठीक है, मतलब एक एसिटाइल कोएंजाइम से एक क्रेब्स साइकिल चलेगा, दूसरा एसिटाइल कोएंजाइम से दूसरा क्रेब्स साइकिल चलेगा, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को लिंक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, समझना यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ पर सबसे पहला जो इवेंट होता है लिंक रिएक्शन में, वो क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है, इस चीज को दिमाग में रखना। ठीक है, फर्स्ट इवेंट। अब ध्यान से देखो यहाँ पर दूसरा इवेंट अब इसके बाद होगा, दूसरा इवेंट क्या होगा, ध्यान से देखना, दूसरा इवेंट में जब पाइरुविक एसिड 3 कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है, 3 कार्बन का कंपाउंड है, तो इससे एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर निकल गया, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हुआ। ठीक है, लिंक रिएक्शन का पहला स्टेप है। अब लिंक रिएक्शन का दूसरा स्टेप क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन में क्या होगा, देखो ध्यान से, पाइरुविक एसिड से, याद रखना है, पाइरुविक एसिड से क्या होगा, हम लोग बोलेंगे पाइरुविक एसिड से क्या होगा, हम लोग बोलेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। पाइरुविक एसिड से क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, याद रखना है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कौन करेगा, हम लोग बोलेंगे NAD नेट, जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन करेगा, हम लोग बोलेंगे NAD नेट। ठीक है, तो नेट में क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ। ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, रिडक्शन। ठीक है, इसका मतलब ये नेट जैसे इलेक्ट्रॉन्स को लेगा तो वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, मतलब किस फॉर्म में आ जाएगा, हम लोग बोलेंगे NaDH2 के फॉर्म में आ जाएगा, जिसको बोलेंगे रिड्यूस NaDH2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ध्यान से, रिड्यूस NaDH2 का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, यहाँ पर भी सिमिलरली वही हो रहा है, दोनों स्टेप तो सेम है। ठीक है, यहाँ पर भी NAD नेट किसमें चेंज होगी, हम लोग बोलेंगे रिड्यूस NaDH2 में। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ ना, देखो ध्यान से, ऑक्सीडेशन भी हुआ ना, क्यों ऑक्सीडेशन हुआ, क्योंकि पाइरुविक एसिड का क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे पाइरुविक एसिड से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूं, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया को यहाँ पर आप लिख ले रहे हैं, यहाँ पर लिख दे रहा हूं मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये वाला पोर्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो पहला क्या होगा, हम लोग बोलेंगे पहला जो इवेंट होगा लिंक रिएक्शन का, वो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे डीकार्बोक्सिलेशन। दूसरा जो इवेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और जो तीसरा इवेंट होगा, याद रखना है, तीसरा इवेंट में क्या होगा, देखो ध्यान से, तीसरा इवेंट में फिर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या जुड़ेगा, हम लोग बोलेंगे कोएंजाइम जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, कोएंजाइम एक मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं SCOA, वो हम लोग बोलेंगे जुड़ेगा, किसके साथ, 2 कार्बन के कंपाउंड से, SCOA। ठीक है, इसको बोलते हैं कोएंजाइम। ठीक है, तो याद रखना, तब जाके क्या बनेगा, एसिटाइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि लिंक रिएक्शन में पाइरुविक एसिड जब एसिटाइल कोएंजाइम में चेंज होता है तो उसके लिए भी 2 स्टेप होता है, पहला स्टेप डीकार्बोक्सिलेशन है, दूसरा स्टेप क्या चीज, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन है। ऐसा मत कर दीजिएगा कि लिंक रिएक्शन का पहला स्टेप ऑक्सीडेशन, दूसरा स्टेप डीकार्बोक्सिलेशन, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, लिंक रिएक्शन जब भी होगा तो पाइरुविक एसिड से पहले कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा,
ठीक है, उसके बाद ही हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन होगा। और जब भी कभी ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, ठीक है, तो उस टाइम पे जो एंजाइम यूज किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीहाइड्रोजिनेज। ठीक है, ये मैंने डिटेल में बताया था कि डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम हम लोग क्यों लिखते हैं, कब लिखते हैं, ये सब सारा का सारा मैंने ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे डिटेल में बताया। आप देखना उस लेक्चर को, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, समझो यहाँ पर अगर हम लोग बोलेंगे कि लिंक रिएक्शन में, अगर हम लोग बोलेंगे कि लिंक रिएक्शन जो हुआ, ठीक है, इस लिंक रिएक्शन में पाइरुविक एसिड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ या इनकम्प्लीट, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि लिंक रिएक्शन में पाइरुविक एसिड का क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना। क्यों इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हुआ, क्योंकि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब ही यही है कि कोई भी अगर कंपाउंड अगर 3 कार्बन का है, ठीक है, उससे अगर मान लो एक कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर निकल गया, 2 कार्बन का तो कंपाउंड बनेगा ना, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड ही बाहर निकला। ठीक है, अगर मान लो 6 कार्बन का कोई कंपाउंड है, ठीक है, इससे मान लो कि 3 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया, 3 कार्बन का तो कंपाउंड बचेगा ना, तो देखो ध्यान से कंप्लीटली कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर नहीं निकल रहा है, इसीलिए ऐसे ऑक्सीडेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर 3 कार्बन का कंपाउंड है, 3 कार्बन में से एक कार्बन ही तो बाहर निकला ना कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में पाइरुविक एसिड से, मतलब 2 कार्बन तो बच गया ना, इसका मतलब सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर नहीं निकला, मतलब यहाँ पर कैसा ऑक्सीडेशन हम लोग बोलेंगे, पाइरुविक एसिड का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। और अगर सारा का सारा कार्बन बाहर निकल जाता पाइरुविक एसिड का, तो हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पाइरुविक एसिड। क्रेब्स साइकिल तक में याद रखना है, क्रेब्स साइकिल में हम लोग बोलेंगे पाइरुविक एसिड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, मतलब सारा का सारा जो पाइरुविक एसिड में 3 कार्बन जो है उसमें से एक कार्बन तो बाहर निकल गया, यहाँ पर एसिटाइल का एंजाइम बना। अब ये जो 2 कार्बन है, पाइरुविक एसिड का ये तो कार्बन है ना, ये 2 कार्बन क्रेब्स साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर निकल जाता है, तो हम लोग बोलेंगे पाइरुविक एसिड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है क्रेब्स साइकिल में। ठीक है, ये मैं बताऊंगा, ऐसे पहले भी मैं बताया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो ये पॉइंट को याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आप लोग खुद से खुद से आंसर देना, यहाँ पर देखो ध्यान से। पहला इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, यहाँ पर देखो ध्यान से, ये वाला को मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ पर इसको मैं मिटा रहा हूँ, देखो ध्यान से। यहाँ पर सबसे पहला चीज फर्स्ट थिंग कि हम लोग क्या बोलेंगे, कि हम लोग बोलेंगे ये फॉर्मेशन ऑफ जो एसिटाइल कोएंजाइम होता है, फॉर्मेशन ऑफ जो एसिटाइल कोएंजाइम जो हो रहा होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है, पाइरुविक एसिड जब एंटर करता है मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में, तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, लिंक रिएक्शन बोलते हैं। देख सकते हैं क्यों बोलते हैं, मैंने बताया, क्योंकि ये लिंक रिएक्शन ग्लाइकोलाइसिस को लिंक करता है क्रेब्स साइकिल के साथ। ठीक है, इस लिंक रिएक्शन का दूसरा नाम भी है, इसको हम लोग बोलते हैं, याद रखना ये इंपॉर्टेंट मैं लिख रहा हूं, इसको हम लोग गेटवे रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, गेटवे रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है ना, अब देखो गेटवे रिएक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो ध्यान से कि एसिटाइल कोएंजाइम के बाद क्या चलेगा, क्रेब्स साइकिल चलेगा, क्रेब्स साइकिल चलेगा। ठीक है, तो क्रेब्स साइकिल के लिए एक गेट खुल गया ना, गेट खुल गया इन द फॉर्म हम लोग बोल रहे हैं कि ये ग्लाइकोलाइसिस में जो पाइरुविक एसिड बना वो हम लोग बोलेंगे अब डायरेक्टली किस में एंटर कर जाएगा, किस में एंटर करेगा, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एसिटाइल कोएंजाइम में चेंज होगा, और वो हम लोग बोलेंगे एसिटाइल कोएंजाइम से क्रेब्स साइकिल चलेगा। ठीक है, तो क्रेब्स साइकिल के क्या क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे एक गेट खुल गया, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग बोलेंगे कि क्या चीज है, ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स साइकिल से लिंक हुआ, इसीलिए इसको बोलते हैं गेटवे रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तीसरा देखो ध्यान से, ये तीसरा इस रिएक्शन को, लिंक रिएक्शन या गेटवे रिएक्शन को हम लोग इन अदर वर्ड्स क्या बोल सकते हैं, देखो डीकार्बोक्सिलेशन भी तो हो रहा है ना इसमें, और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी तो बोल सकते हैं ना, तीसरा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर समझना है, ठीक है, क्यों बोलते हैं मैंने बता दिया, देखो ध्यान से, आप देख सकते हैं यहाँ पर, अब देखो, अब यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि ये जो लिंक रिएक्शन हो रहा है ये कहाँ पर चल रहा है, ये कहाँ पर चल रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये चल रहा है, हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो लोकेशन क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे लिंक रिएक्शन का लोकेशन क्या चीज है, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है, देखो ध्यान से, कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है यहाँ पर लिंक रिएक्शन में, तो हम लोग बोलेंगे पाइरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ये 3 एंजाइम के मिलने से बनता है E1 E2 एंड E3, मैं डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो ये प्रोसेस क्या चीज है, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल है, तो हम लोग बोलेंगे ये जो प्रोसेस है, ठीक है, कौन सा प्रोसेस, लिंक रिएक्शन, वो हम लोग बोलेंगे कैसा प्रोसेस है, यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस है, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे इरिवर्सिबल। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, लिंक रिएक्शन ये भी बोल सकते हैं इससे। ठीक है, आप देखो ध्यान से, इसमें इस केमिकल रिएक्शन में सबस्ट्रेट कौन लगा, देखो ध्यान से, सबस्ट्रेट कौन लगा, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्या चीज है,
सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड तो ही है ना, देख सकते हैं पायरुविक एसिड, ठीक है। प्रोडक्ट क्या बना है, देखो ध्यान से, प्रोडक्ट क्या बना है, प्रोडक्ट बना है, हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट क्या बना है, प्रोडक्ट क्या बना है, क्या बना है, हम लोग बोलेंगे एसिटाइल कोएंजाइम, यही तो प्रोडक्ट बना ना, एसिटाइल कोएंजाइम, ठीक है। और इस रिएक्शन के टाइम पे देखो कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी तो निकले हैं ना, ठीक है। बाई प्रोडक्ट्स की क्या निकला है, देखो ध्यान से, बाई प्रोडक्ट्स कौन कौन है, बाई प्रोडक्ट्स कौन कौन है, देख सकते हैं। एक क्या चीज है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और दूसरा क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे, दूसरा क्या चीज है, पहला हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, कार्बन डाइऑक्साइड है, दूसरा क्या चीज है, रिड्यूस NaDH2, दूसरा क्या चीज हम लोग बोलेंगे, रिड्यूस NaDH2, ठीक है। तो इससे देखो ध्यान से, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम लोगों ने क्लियर किया, ठीक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन है तो गलत मत करना। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर समझना है, यहाँ पर बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में ये निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर इसको हम लोग क्या ये ओवरऑल रिएक्शन के फॉर्म में लिखेंगे, ओवरऑल अगर रिएक्शन लिखेंगे, ओवरऑल रिएक्शन अगर लिखेंगे किसका, हम लोग बोलेंगे लिंक रिएक्शन का, ठीक है। ओवरऑल अगर रिएक्शन लिखेंगे किसका, लिंक रिएक्शन का, तो कैसे होगा ये रिएक्शन, देखो ध्यान से, बहुत आसान है, कैसे होगा, ठीक है। देखो पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड, ठीक है, सबस्ट्रेट पायरुविक एसिड है। अब देखो, अब इसमें क्या लग रहा है, देखो ध्यान से, इसमें क्या लगा, इसमें क्या लगा, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे NAD नेट, ठीक है, नेट लगा, ठीक है। अब देखो क्या लगा, क्या लगा, हम लोग बोलेंगे कोएंजाइम लगा, SCOA कोएंजाइम लगा, यही है, देख सकते हैं, ठीक है। और तो कुछ लग नहीं रहा है, और कुछ लग नहीं रहा है, ठीक है। अब देखो क्या क्या बाहर निकल रहा है, देखो ध्यान से, क्या क्या बाहर निकला, ठीक है। पायरुविक एसिड किसमें चेंज हुआ, हम लोग बोलेंगे एसिटाइल कोएंजाइम में, तो यहाँ पर क्या हुआ, एसिटाइल कोएंजाइम, ठीक है। और देखो और क्या बाहर निकल रहा है, हम लोग बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है, देखो ध्यान से, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है, और क्या बाहर निकल रहा है, रिड्यूस NaDH2 बाहर निकल रहा है, और क्या निकल रहा है, हम लोग बोलेंगे रिड्यूस NaDH2 बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो यही ओवरऑल रिएक्शन होगा, एक लिंक रिएक्शन का। सिमिलरली दो लिंक रिएक्शन चलेगा तो दूसरा लिंक रिएक्शन में भी क्या होगा, यही ओवरऑल क्या होगा, हम लोग बोलेंगे रिएक्शन होगा, ठीक है। तो देख सकते हैं मैं बहुत आसान लैंग्वेज में समझाया हूँ, और ये बहुत आसान है, ठीक है। अब देखो, अब मैं ये जो रिएक्शन है ना, इस रिएक्शन को मैं यहाँ पर समझाने जा रहा हूँ, ठीक है, डिटेल में बताने जा रहा हूँ, ये रिएक्शन को, एक लिंक रिएक्शन को बता रहा हूँ, ठीक है, दोनों का दोनों सेम होगा, ठीक है, यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। अब मैं क्या बताने जा रहा हूँ, पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में कैसे चेंज करता है, इसको बोलते हैं केमिस्ट्री ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे लिंक रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर देखो, हाँ यहाँ पर, यहाँ ओवरऑल रिएक्शन है, यहाँ पर कौन सा एंजाइम लगेगा, पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स लगेगा। हाँ अब देखो यहाँ पर केमिस्ट्री क्या चीज है, ठीक है, समझना यहाँ पर बहुत आसान है। देखो ये जो पायरुविक एसिड है ना, ये पायरुविक एसिड देखो ध्यान से, ये पायरुविक एसिड कितना कार्बन का, हम लोग बोलेंगे 3 कार्बन का कंपाउंड है। मैं बस एक ही रिएक्शन को दिखा रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअल में कितना रिएक्शन चलेगा, 2 लिंक रिएक्शन चलेगा, एक ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन होगा, कैसा ऑक्सीडेशन, हम लोग बोलेंगे पार्शियल ऑक्सीडेशन, ठीक है। क्योंकि एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड, 2 पायरुविक एसिड से 2 एसिटाइल कोएंजाइम, तो मैं बस एक ही लिंक रिएक्शन को यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से, ये पायरुविक एसिड है, ठीक है, ये पायरुविक एसिड किस में चेंज हो गया, हम लोग बोलेंगे एसिटाइल कोएंजाइम में चेंज हो गया। एसिटाइल कोएंजाइम कितना कार्बन का कंपाउंड है, 2 कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है। अब यहाँ पर याद रखना, पायरुविक एसिड से सबसे पहला क्या होगा, सबसे पहला क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, हम लोग बोलेंगे, उसके बाद रिड्यूस NaDH2 बाहर निकलेगा, क्या बाहर निकलेगा, हम लोग बोलेंगे रिड्यूस NaDH2 बाहर निकलेगा, ठीक है। उसके बाद कौन जुड़ेगा, हम लोग बोलेंगे, उसके बाद हम लोग बोलेंगे एसिटाइल ग्रुप जुड़ेगा, सॉरी कोएंजाइम जुड़ेगा, उसके बाद कौन जुड़ेगा, हम लोग बोलेंगे कोएंजाइम जुड़ेगा, ठीक है, यही है। तब जाके हम लोग बोलेंगे पायरुविक एसिड किसमें चेंज होगा, एसिटाइल कोएंजाइम, और इस रिएक्शन को कराने के लिए पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, इसका केमिस्ट्री समझना, ठीक है, देखो ध्यान से, क्यों मैं बता रहा हूँ केमिस्ट्री, अभी समझ में आएगा, ठीक है। और ये मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, क्यों, क्योंकि इस एंजाइम, ये जो एंजाइम का कॉम्प्लेक्स है वो प्रेजेंट होता है मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। देखो ध्यान से, पायरुविक एसिड को 3 कार्बन का कंपाउंड ना, तो देखो मैं यहाँ पर क्या करूँ, 3 कार्बन का कंपाउंड बना दिया, ठीक है। यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH3, और यहाँ पर क्या चीज है, COOH। इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, सॉरी, ये केमिकल कंपाउंड को क्या बोलते हैं, पायरुविक एसिड बोलते हैं या पायरुवेट बोलते हैं, समझना ध्यान से, ठीक है। अब ये जो पायरुविक एसिड है, देखो ध्यान से, ये जो पायरुविक एसिड है ना, ये पायरुविक एसिड है, ठीक है। ये पायरुविक एसिड याद रखना है, सबसे पहला ये जो लिंक रिएक्शन हो रहा है, इसमें जो पहला जो स्टेप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हम लोग बोलेंगे फर्स्ट स्टेप होगा डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है, समझना यहाँ पर ध्यान से। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा, ठीक है, किससे, पायरुविक एसिड से। तो मैं नंबरिंग कर देता हूँ, ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3। तो कौन सा कार्बन का, यहाँ पर देखो कार्बन नंबर 1, 2, 3 में से कौन सा कार्बन
पायरुविक एसिड का कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर निकलेगा, तो याद रखना पहला वाला कार्बन, ठीक है। ये जो है ना, ये जो कार्बन है ये हम लोग बोलेंगे किस फॉर्म में बाहर निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर निकलेगा। ये स्टेप नंबर 1 हुआ किसका, हम लोग बोलेंगे लिंक रिएक्शन का, ठीक है। और ये जो रिएक्शन हो रहा है वो पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स की प्रेजेंस में हो रहा है। तब देखो ध्यान से, अगर ये बाहर निकल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड अगर बाहर निकल जाएगा तो क्या यहाँ पर दिखेगा, देखो ध्यान से क्या दिखेगा, यहाँ पर देखो ध्यान से, ये C डबल बॉन्ड O ऐसे ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे CH3 होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या बच गया, हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर कौन सा बच गया, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या बच गया, H बच गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये वाला कौन सा ग्रुप है, ये वाला हम लोग बोलेंगे एल्डिहाइड ग्रुप है ना CHO, और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे मिथाइल ग्रुप। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एसिटाल्डिहाइड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोल सकते हैं एसिटाल्डिहाइड। तो क्या बनेगा, एसिटाल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप डीकार्बोक्सिलेशन होगा तो क्या बनेगा, एसिटाल्डिहाइड बनेगा। और ये वाला कार्बन कौन सा कार्बन है, देखो ध्यान से, दूसरा कार्बन है। ये वाला कौन सा कार्बन है, पायरुविक एसिड का तीसरा कार्बन है, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद क्या होगा, हम लोग बोलेंगे, देखना समझना, इसके बाद क्या होगा, हम लोग बोलेंगे दूसरा स्टेप होगा, स्टेप नंबर 2, ठीक है। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे, स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, इसको हम लोग बोले थे ऑक्सीडेशन स्टेप, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन स्टेप, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेप में देखो ध्यान से क्या होता है, समझना, यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ना, ये जो कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है ना, ये टूटेगा, ठीक है। टूटेगा तो यहाँ से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, और ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कौन रिसीव करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है, गेन करेगा, ठीक है। गेन करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो NAD नाइट है वो रिड्यूस हो जाएगा किसमें, हम लोग बोलेंगे NADH2 में, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन का वैलेंसी फ्री हो जाएगा ना, देखो ध्यान से, यहाँ पर कार्बन का वैलेंसी फ्री हो जाएगा जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा तो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर समझना, यहाँ पर इसको ऑक्सीडेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे इस कार्बन से क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर समझना है कि जैसे ही हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन होगा तो फिर यहाँ पर ये वाला जो कार्बन का जो वैलेंसी फ्री है इससे कौन आके जुड़ेगा, तो इससे हम लोग बोलेंगे आके जुड़ेगा क्या चीज, एक मॉलिक्यूल जिसको बोलते हैं कोएंजाइम, ठीक है, जिसको हम लोग SCOA बोलते हैं, ठीक है। इसको मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर कौन जुड़ गया, SCOA, ये कोएंजाइम है, ठीक है। और ये जो ग्रुप बचा, देखो ध्यान से, यहाँ पर ये जो ग्रुप है ना, ये C डबल बॉन्ड O, और ये जो CH3 ग्रुप है, इसको, इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, इस ग्रुप को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटाइल ग्रुप, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, CH3CO, इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा ग्रुप, इसको हम लोग बोलेंगे एसिटाइल ग्रुप, ठीक है। इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, कोएंजाइम जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिटाइल कोएंजाइम, ठीक है। देखो देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड हटा, कौन से कार्बन से, पायरुविक एसिड का पहला कार्बन से। दूसरे स्टेप में क्या हुआ, ये जो H है ना, ठीक है, वो हटा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज ऑक्सीडेशन। और इस इलेक्ट्रॉन्स को गेन कौन करेगा, NAD नाइट, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, एक्सेप्ट करेगा, और ये रिड्यूस हो जाएगा NADH2 में, क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज रिडक्शन, ठीक है। और सॉरी, हाँ, ये रिड्यूस हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज, हम लोग बोलेंगे रिडक्शन, ठीक है। क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है ना, किससे, हम लोग बोलेंगे ये ग्रुप से, इसीलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेप। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। तो इस स्टेप को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप बोलेंगे। और ये सारे स्टेप को हम लोग क्या बोलेंगे, लिंक रिएक्शन बोलेंगे। और ये कहां पर हो रहा है, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में क्यों हो रहा है, क्योंकि ये रिएक्शन को कराने के लिए कौन एंजाइम प्रेजेंट है, पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर एसिटाइल एंजाइम बना। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर कौन सा कार्बन है, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे दूसरा कार्बन है, यहाँ पर तीसरा कार्बन है, यही है ना, ठीक है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि मैं ऐसा क्यों बताया, देखो ध्यान से, मैं ऐसा क्यों बताया। क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पर पायरुविक एसिड से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, ठीक है, पहला कार्बन निकल रहा है ना, ठीक है, ये पहला कार्बन निकल रहा है। ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो कार्बन है, ये ग्लूकोज का कौन सा कार्बन से आया है, ये वाला कार्बन, ठीक है। समझना, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि पायरुविक एसिड से जो पहला कार्बन, जो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में जो बाहर निकल रहा है, वो हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज के किस कार्बन से आया है, ठीक है, याद रखिए किस कार्बन से डेराइव हुआ है। तो देखो, इसीलिए मैं यहाँ पर बताया, ये क्वेश्चन भी आता है। देखो ध्यान से, इसको मैं बताया हूँ ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे ही मैंने बताया था कि देखो ध्यान से कि पायरुविक एसिड का 2 मॉलिक्यूल बन रहा है, ठीक है, याद रखना है, पायरुविक एसिड का 2 मॉलिक्यूल बन रहा है 3-3 कार्बन का, ठीक है। एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जब टूट रहा है तो एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कितना कार्बन का होता है, हम लोग बोलेंगे 6 कार्बन का होता है। देख सकते हैं, ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 एंड कार्बन नंबर 6, ये ग्लूकोज है, ठीक है। इसको मैं पूरा स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो ऐसे दिखेगा, देखो ये एल्डिहाइड ग्रुप होगा, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, सब राइट तरफ OH होगा, देखो ध्यान से, ठीक है, राइट तरफ क्या होगा, OH होगा, बस कार्बन नंबर 3 में क्या होगा, लेफ्ट तरफ OH होगा।
बाकी सब जगह क्या होगा हम लोग बोलेंगे, देख सकते हैं लेफ्ट तरफ क्या होगा, H होगा, H होगा, यहाँ पर भी H होगा, यहाँ पर भी H होगा। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब यही ग्लूकोज का देखो ध्यान से, ये टूट रहा है और एक कंपाउंड बन रहा है 3 कार्बन का और दूसरा कंपाउंड बन रहा है 3 कार्बन का, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, जिसको हम लोग बोल रहे हैं पाइरुविक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पाइरुविक एसिड का स्ट्रक्चर यही हुआ ना, यहाँ पर क्या हुआ, पाइरुविक एसिड का क्या स्ट्रक्चर होता है, यही स्ट्रक्चर होता है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH3, यहाँ पर भी देखो ध्यान से C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या होता है CH3। ये पहला पाइरुविक एसिड, ये दूसरा पाइरुविक एसिड, यही तो हुआ है ना ग्लाइकोलाइसिस में। तो अब ध्यान से देखो कि पाइरुविक एसिड में ये जो कार्बन है ये ग्लूकोज के किस कार्बन से आया है, तो यहाँ पर समझना, देखो ध्यान से मैंने बताया यहाँ पर, याद रखना, देखो ध्यान से, ग्लूकोज का जो तीसरा और जो चौथा कार्बन है, ग्लूकोज का तीसरा और चौथा कार्बन, मतलब ये कार्बन और ये कार्बन, जिसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है, जिसको मैं स्टार देके दिखा रहा हूँ, ठीक है, तीसरा और जो चौथा कार्बन है, ठीक है, तीसरा और जो चौथा कार्बन है किसका हम लोग बोलेंगे, किसका, ग्लूकोज का। ग्लूकोज का जो कार्बन है तीसरा और चौथा कार्बन, ठीक है, वो याद रखना है पाइरुविक एसिड का पहला कार्बन को बनाता है। ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3 है, ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 है। तो पाइरुविक एसिड का पहला कार्बन को कौन बना रहा है, पहला पाइरुविक एसिड का जो पहला कार्बन है वो ग्लूकोज के किस कार्बन से आ रहा है, हम लोग बोलेंगे तीसरा और चौथा कार्बन से आ रहा है, ठीक है। तो पाइरुविक एसिड का जो पहला कार्बन है, ठीक है, वो हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज के तीसरे या चौथे कार्बन से आएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से यहाँ पर समझना है, यहाँ पर पाइरुविक एसिड का पहला कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर निकल रहा है ना, तो ये ग्लूकोज के किस कार्बन से आया होगा, हम लोग बोलेंगे ये ग्लूकोज के तीसरा या चौथा कार्बन से आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, 3,4 कार्बन ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज, याद रखना है, ठीक है। ग्लूकोज का तीसरा या ग्लूकोज का चौथा कार्बन हम लोग बोलेंगे, याद रखना है, लिंक रिएक्शन के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि ग्लूकोज का तीसरा या चौथा कार्बन लिंक रिएक्शन के टाइम में जब डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होता है तो उस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। अभी भी ग्लूकोज का देखो ध्यान से, ग्लूकोज का यहाँ पर ये वाला जो कार्बन है पाइरुविक एसिड का, ठीक है, दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन, ये ग्लूकोज के किस कार्बन से आया है, तो देखो ध्यान से, जो दूसरा यहाँ पर देखो ग्लूकोज का दूसरा कार्बन, इसको मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ डॉट करके, और पांचवा कार्बन, ग्लूकोज का दूसरा कार्बन और पांचवा कार्बन, याद रखना है पाइरुविक एसिड का कौन सा कार्बन को बनाएगा, दूसरा कार्बन को बनाएगा, पाइरुविक एसिड का दूसरा कार्बन को बनाएगा, ठीक है। या हम लोग बोल सकते हैं पाइरुविक एसिड का दूसरा कार्बन ग्लूकोज के दूसरे और पांचवें कार्बन से आएगा, ठीक है। अब क्या बच गया, देखो ध्यान से क्या बच गया, इसको मैं स्टार देके बनाता हूँ, ठीक है। ग्लूकोज का पहला और छठा कार्बन, देखो ध्यान से, पहला और हम लोग बोलेंगे छठा जो कार्बन होता है, पहला और छठा जो कार्बन होता है वो पाइरुविक एसिड का कौन सा कार्बन को बनाएगा, तीसरा कार्बन को बनाएगा। पाइरुविक एसिड का कौन सा कार्बन को बनाएगा, थर्ड कार्बन को बनाएगा। या हम लोग बोल सकते हैं पाइरुविक एसिड का थर्ड कार्बन ग्लूकोज के पहले या छठे कार्बन से आता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहला कार्बन तो पाइरुविक एसिड का बाहर निकल गया किस फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, और पहला कार्बन जो था पाइरुविक एसिड का वो ग्लूकोज के किस कार्बन से आया था, तीसरा या चौथा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि लिंक रिएक्शन के टाइम पे जब फर्स्ट डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, तो उसमें ग्लूकोज का तीसरा या चौथा कार्बन क्या होगा, बाहर निकलेगा, ठीक है। लेकिन ग्लूकोज का देखो ध्यान से, ग्लूकोज का हम लोग बोलेंगे दूसरा और पांचवा कार्बन यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। कार्बन नंबर 2 को बनाता है ग्लूकोज का दूसरा और पांचवा कार्बन, मतलब पाइरुविक एसिड का जो दूसरा कार्बन है वो ग्लूकोज के दूसरे और पांचवें कार्बन से आया है, ठीक है। अभी भी वो है, देखो ध्यान से। और हम लोग बोलेंगे यहाँ पाइरुविक एसिड का जो तीसरा कार्बन है वो ग्लूकोज के पहले और छठे कार्बन से आया है, इसका मतलब ग्लूकोज का पहला और छठा कार्बन अभी भी है, ठीक है। तो ये जो ग्लूकोज का, देखो ध्यान से, ये जो ग्लूकोज का पाइरुविक एसिड का जो दूसरा कार्बन है ना, मतलब हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज का कौन सा, दूसरा और पांचवा कार्बन, और पाइरुविक एसिड का तीसरा जो कार्बन है ना, मतलब ग्लूकोज का कौन सा, पहला और छठा कार्बन, वो बाहर निकलेगा क्रेब्स साइकिल के टाइम पे, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगा तब, ठीक है। तो याद रखना है पाइरुविक एसिड का पहला जो कार्बन, पाइरुविक एसिड से जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, ठीक है, वो याद रखना है कि ग्लूकोज का कौन सा कार्बन है, हम लोग बोलेंगे तीसरा या चौथा कार्बन है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, और इसको हम लोग इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पाइरुविक एसिड भी बोलते हैं, ये मैंने बताया, ठीक है। तो ये हम लोग बोलेंगे, ये था इसका केमिस्ट्री मैंने क्यों बताया, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है, पाइरुविक एसिड का जो कार्बन डाइऑक्साइड, पाइरुविक एसिड से जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है ये लिंक रिएक्शन के टाइम पे डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप में, वो ग्लूकोज का किस कार्बन से आया है, तो याद रखना है ग्लूकोज के तीसरे या चौथे कार्बन से आया है, जो मैंने यहाँ पर समझा दिया, ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पर बताया। अब देखो अब क्या होता है, अब मैं ये बताने जा रहा हूँ,
ये जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना, इसका मैकेनिज्म मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। मैकेनिज्म का मतलब हो गया कि ये जो स्टेप देख रहे हैं आप, ठीक है, इस स्टेप को डिटेल में मैं बताऊंगा कि जो पाइरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो कॉम्प्लेक्स होता है ना, ठीक है, ये एंजाइम में क्या क्या एंजाइम्स आते हैं, क्या क्या को फैक्टर्स होता है, क्या क्या फंक्शंस होता है, और कैसे करके ये एंजाइम क्या कर रहा है। देखो ध्यान से, पहला डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कर रहा है, दूसरा हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर रहा है। ये सब सारा का सारा मैकेनिज्म में आ जाएगा, जिसको मैं अभी बताने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया, मान लो एसिटाइल कोएंजाइम से रिलेटेड, ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछ दिया, जैसे कि मैं अभी बताऊंगा क्या क्वेश्चन आ सकता है, तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं कैसे, एसिटाइल कोएंजाइम के स्ट्रक्चर को देख के। क्योंकि हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि एसिटाइल कोएंजाइम के स्ट्रक्चर से कुछ क्वेश्चन पूछ दिया जाए, ठीक है। तो स्ट्रक्चर अभी हम लोग देखेंगे कि एसिटाइल कोएंजाइम का क्या स्ट्रक्चर होता है और उससे क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनता है क्वेश्चन आने का, ठीक है। तो मैं अभी क्या बताऊंगा, मैं अभी बताऊंगा क्या चीज, स्ट्रक्चर ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग क्या देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मोड ऑफ एक्शन ऑफ पाइरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स कैसे करके ये काम किया। याद रखना दो ही चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, पहला कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालना, दूसरा रिड्यूस NH2 का बाहर निकालना, ठीक है। और एक चीज क्या लगता है, हम लोग बोलेंगे कोएंजाइम का एडिशन होता है, बस यही चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। जो कौन करता है, पाइरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का कॉम्प्लेक्स करता है। कैसे करते हैं हम लोग देखेंगे मोड ऑफ एक्शन में, लेकिन उससे पहले मैं अभी यहाँ पर क्या बनाने जा रहा हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम बनाने जा रहा हूँ, ताकि इससे अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो आपका एग्जाम में गलत नहीं हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अब हम लोग देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम। हम लोग एसिटाइल कोएंजाइम के स्ट्रक्चर जानते हैं, क्या होता है, CH3C डबल बॉन्ड, और इसको हम लोग बोलते हैं एसिटाइल ग्रुप, और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ रहता है, हम लोग बोलेंगे कोएंजाइम A जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एसिटाइल कोएंजाइम, ठीक है। अब देखो यहाँ पर समझना है, ये जो एसिटाइल कोएंजाइम में क्या रहेगा प्रेजेंट, हम लोग बोलेंगे एसिटाइल कोएंजाइम में पहला क्या प्रेजेंट होगा, एसिटाइल ग्रुप तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। कोएंजाइम में क्या प्रेजेंट होगा, देखो ध्यान से, कोएंजाइम में पहला प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, बीटा मरकैप्टो इथाइल एमीन, ठीक है, ये रहेगा। उसके बाद क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे, याद रखना ये तीन कंपोनेंट जो है ना, बीटा मरकैप्टो इथाइल एमीन, पेंटाथेनिक एसिड, और हम लोग बोलेंगे फोस्फोराइलेटेड ADP, ये पार्ट होता है, ये तीनों मिला के क्या बनाता है, कोएंजाइम A बनाता है, ठीक है, याद रखना है। तो बीटा मरकैप्टो इथाइल एमीन, ठीक है, पेंटाथेनिक एसिड जिसको हम लोग विटामिन B5 बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विटामिन B5 बोलते हैं, और ADP, ठीक है, फोस्फोराइलेटेड ADP, ये क्या चीज को बनाएंगे, तीनों मिलकर हम लोग बोलेंगे, ये तीनों मिलकर क्या चीज को बनाएगा, कोएंजाइम A को बनाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब ये कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, एसिटाइल कोएंजाइम। मैं फिर से बता रहा हूँ, एसिटाइल कोएंजाइम में एसिटाइल ग्रुप देखो ध्यान से, एसिटाइल ग्रुप है, बाकी कोएंजाइम में तीन अलग अलग कंपोनेंट्स मिलने से बना है कोएंजाइम। पहला कंपोनेंट को बोलेंगे बीटा मरकैप्टो इथाइल एमीन, दूसरा बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड जो कि विटामिन B5 होता है, और तीसरा को बोलते हैं फोस्फोराइलेटेड ADP, ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पर ये इसके मिलने से क्या बना, हम लोग बोलेंगे एसिटाइल कोएंजाइम बना, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि एसिटाइल कोएंजाइम में कौन सा विटामिन यूटिलाइज हो रहा है, तो आंसर क्या आएगा, विटामिन B5, जिसको क्या बोलते हैं, पेंटाथेनिक एसिड। एसिटाइल कोएंजाइम में जो ADP होता है वो कैसा होता है, फोस्फोराइलेटेड होता है, डीफॉस्फोराइलेटेड होता है, तो आंसर क्या होगा, फोस्फोराइलेटेड होता है। एसिटाइल कोएंजाइम में क्या बीटा मरकैप्टो इथाइल एमीन यूज होता है, तो हम लोग बोलेंगे बिल्कुल होता है, ठीक है, याद रखना है। तो यही हम लोग बोलेंगे तीनों के मिलने से बना कोएंजाइम और एसिटाइल ग्रुप। जब इस कोएंजाइम के साथ जुड़ा, कोएंजाइम में किसके साथ, पहला हम लोग बोले किसके साथ, बीटा मरकैप्टो इथाइल एमीन के साथ जुड़ता है, कौन, एसिटाइल ग्रुप, तब जाके क्या बनता है, एसिटाइल कोएंजाइम बनता है, ठीक है। देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज है, ये वाला कौन सा ग्रुप है, ये हम लोग बोलेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक कौन सा ग्रुप है, एसिटाइल ग्रुप है, ठीक है। और यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, देखो ध्यान से, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कौन सा है ग्रुप है, हम लोग बोलेंगे कोएंजाइम का बीटा मरकैप्टो इथाइल एमीन, जो किसके साथ जुड़ा है, एसिटाइल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पर हाइड्रोजन हट जाएगा, कौन सा बॉन्ड बचेगा, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे CS बॉन्ड, ठीक है, याद रखिए, इसको कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। इसको देख रहे हैं यहाँ पर CS बॉन्ड, ये जो दिखा रहे हैं यही वाला ये बॉन्ड है, ठीक है। उसके बाद देखो ध्यान से, पेंटाथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड का देखो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका स्ट्रक्चर है, पेंटोथेनिक एसिड जिसको बोलते हैं विटामिन B5, और उसके बाद क्या, ADP, देखो ध्यान से, ये ADP का स्ट्रक्चर है, ये क्या चीज है, एडेनिन, और ये क्या चीज है, राइबोस शुगर है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एडिनोसिन, कितना फॉस्फेट है, 2 फॉस्फेट है, डाइफॉस्फेट बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ADP। लेकिन यहाँ पर कोएंजाइम A में कैसा ADP होता है, तो हम लोग बोलेंगे फोस्फोराइलेटेड ADP होता है।
तो फॉस्फोराइलेटेड एडीपी में फॉस्फेट कहां पर जुड़ा हुआ रहेगा, तो याद रखना राइबोस शुगर के जो तीसरा कार्बन है वहां पर क्या जुड़ा हुआ रहेगा, हम लोग बोलेंगे एक फॉस्फेट जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, याद रखना है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉस्फोराइलेटेड एडीपी, या मोर स्पेसिफिक क्या बोलेंगे, 3 प्राइम फॉस्फोराइलेटेड एडीपी बोलेंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है किसका, हम लोग बोलेंगे एसिटाइल कोएंजाइम का। अगर क्वेश्चन आता है एसिटाइल कोएंजाइम से के स्ट्रक्चर से, तो आप देख सकते हैं एसिटाइल ग्रुप और क्या चीज है, ये कोएंजाइम का स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इसी को हम लोग किस फॉर्म में दिखाते हैं, देखो ध्यान से, और इसको हम लोग किस फॉर्म में दिखाते हैं, देखो ध्यान से, CH3CO, इसको एसिटाइल ग्रुप बोल रहे हैं। फिर ये वाला बॉन्ड, तो देखो ये वाला बॉन्ड, ठीक है, ये बॉन्ड है, ये कार्बन सल्फर बॉन्ड है, यहाँ पर देखो S, फिर ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, कोएंजाइम A। यहाँ से लेके यहाँ तक जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, कोएंजाइम यही तो है ना, यहाँ से यहाँ तक, तो देख सकते हैं यही इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम, जो मैंने यहाँ पर बनाया है। ठीक है, और ये बॉन्ड को क्या बोलेंगे, कार्बन सल्फर बॉन्ड। ठीक है, CS बॉन्ड बोलते हैं। तो ये स्ट्रक्चर था कोएंजाइम A का और एसिटाइल ग्रुप का। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे मोड ऑफ एक्शन ऑफ पाइरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स की, कैसे करके ये एंजाइम का कॉम्प्लेक्स लिंक रिएक्शन को कराता है, और क्या होता है ये एंजाइम का कॉम्प्लेक्स, किस किस एंजाइम के मिलने से बनता है, क्या क्या को फैक्टर चाहिए, ये सब सारा का सारा हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है।